सवाल लगा रहे थे। आपको 2 सवाल मैंने दिया था लगाने के लिए, तो उसमें से दोनों लगा लिए कि नहीं? चलो ज़रा इसका आंसर बताओ जो जो दिया था सवाल। हाँ, एक मिनट रुको ज़रा। पहला क्वेश्चन ये दिया था मैंने, यहाँ पर ये पुल्ली लगा दिया और बच्चों पुल्ली लगाने के बाद इधर मैंने स्प्रिंग लगाया था, ये स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग हो गया और ये रस्सी से कनेक्ट हो गया। इसके बाद ये बोला था आपको कि ये कोई पॉइंट P है यहाँ पर, और इसको यहाँ मेरे को फोर्स लगाना है और फोर्स लगाकर इसे डिस्प्लेस करना है। कितना डिस्प्लेस करना है? X, और यहाँ पे फोर्स लगाना है F। तो क्वेश्चन ये था कि कितना फोर्स लगाया जाए कि ये पॉइंट यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेस हो जाए। तो कितना डिस्प्लेस हो जाए? X। तो सवाल है, ये स्प्रिंग का कांस्टेंट K1 और ये कांस्टेंट K2, तो रिक्वायर्ड फोर्स F in displacing point P by X। तो इसी क्वेश्चन को आपको लगाने के लिए मैंने दिया था। तो देखो, जब हम फोर्स यहाँ पे F लगाएंगे तो इसमें टेंशन आ जाएगा और ये T और ये F दोनों बराबर होगा, क्योंकि किसी मासलेस स्ट्रिंग में जो आप फोर्स लगाओगे तो वही फोर्स उसका टेंशन बनेगा। अगर यहाँ पे T है तो यहाँ पे टेंशन क्या होगा? T/2। यहाँ पर भी T/2। अब हमें टेंशन तो T/2 पता है, उसका डायरेक्शन बनाना है कि किधर वो होना चाहिए। तो डायरेक्शन किधर होना चाहिए? ऐसा होना चाहिए जिससे कि ये स्प्रिंग को एक्सपैंड कराए। तो फिर ये T/2 का डायरेक्शन इधर होगा ताकि वो स्प्रिंग को खींचे, स्प्रिंग की लंबाई बढ़ाए, क्योंकि स्प्रिंग की लंबाई बढ़ेगी तभी तो ये नीचे आएगा। तो यहाँ पे इधर भी T/2 हो गया। अब अगर कांस्टेंट अलग अलग है तो अलग अलग एक्सपेंशन होगा। इसमें स्प्रिंग, इस वाले स्प्रिंग का एक्सपेंशन x1 होगा, इस वाले का एक्सपेंशन x2 होगा। ये आपको इतना समझना है। क्या समझना है? टेंशन क्या होगा, उसका डायरेक्शन कैसा होगा, और 2 अलग अलग स्प्रिंग है तो दोनों में अलग अलग एक्सपेंशन होगा। इसका x1 मान लिया, इसका x2 मान लिया, ठीक है। इसके बाद फिर आपको क्या लगाना है? इसमें पुल्लीला। अब पुल्लीला कहाँ लगेगा? स्ट्रिंग में लगेगा और स्प्रिंग में लगेगा, दोनों में लगेगा। अब पुल्लीला लिखा जाए तो पुल्लीला क्या है? पुल्लीला हम लोगों ने ये पढ़ा है कि समेशन ऑफ T और X का सम 0 होगा हमेशा। तो जब मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा तो ऊपर T है, नीचे X है, दिख रहा है, तो ये माइनस साइन हो जाएगा। यहाँ बच्चों -TX हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे तो x1 भी इधर है, T/2 भी इधर है, तो यहाँ पे प्लस साइन हो जाएगा, तो T/2 x1 हो जाएगा। यही सेम प्रोसेस यहाँ पे भी है, दोनों एक ही डायरेक्शन में हैं, तो यहाँ पर T/2 x2 बराबर 0 हो जाएगा। इसके बाद फिर यहाँ पे हम देख रहे हैं x बराबर होगा x1/2 और प्लस x2/2 हो जाएगा। अब आप x बराबर यहाँ पे 1/2 कर लो, तब अंदर आएगा x1 और x2 का सम आएगा। अब x बराबर बच्चों 1/2 करो। अब सवाल आता है कि x1 का मान क्या होगा। तो x1 की वैल्यू आप यहाँ से देख सकते हो, K1 x1 बराबर T/2, यही f बराबर kx होता है।
तो यहाँ पे K1 x1 का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, T/2 आएगा। तो अगर K1 x1 बराबर T/2 है तो x1 बराबर क्या हो जाएगा, T/2 K1। तो यहाँ पे जहाँ x1 है वहाँ पे आपको लिखना है T/2 K1। ऐसे ही जहाँ x2 है वहाँ पे लिखना है T/2 K2। ये हो गया। इसके बाद फिर x बराबर T/4 बाहर हो गया और अंदर हो गया 1/K1 प्लस 1/K2। इसके बाद बच्चों अब 4x इधर हो गया, t यहाँ हो गया। एलसीएम अगर लिया जाए तो K1 प्लस K2 अपान K1 इंटू K2 हो गया। अब हमें t का मान ही निकालना था, तो t बराबर हुआ 4K1 K2 अपान K1 प्लस K2, यहाँ पे है K1 प्लस K2 इंटू x। ये t की वैल्यू आया और यहाँ t और f दोनों क्या है, बराबर है। तो यही t यही f है। तो आपको पूछा गया कि कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, तो f का मान हमें मिल गया 4K1 K2 अपान K1 प्लस K2 इंटू x। समझ गए, ये आंसर हो गया। इसके बाद एक सवाल और आपको दिया था, उसका आंसर भी चेक कर लेते हैं और जिनका भी आया होगा बता भी दीजिएगा कि कौन कौन लोग आंसर निकाल लिए थे। तो बच्चों अगला सवाल जो दूसरा नंबर का क्वेश्चन था उसको फोकस करें। स्टेटमेंट यही है, रिक्वायर्ड फोर्स F इन डिस्प्लेसिंग पॉइंट P बाय x। अब देखिए जो दूसरा वाला सवाल था उसमें क्या क्या है। इसमें मैंने इधर एक स्प्रिंग लगा दिया था और यहाँ पे पुल्ली लगा दिया था, यहाँ पर एक स्प्रिंग लगा दिया था और ये पॉइंट P यहाँ पे है और फोर्स इतना लगाओ कि पॉइंट P डिस्प्लेस हो जाए और यहाँ से यहाँ तक इसे x आना है। ये क्वेश्चन दिया था, दूसरा सवाल यही था। हाँ, ये आपके एग्ज़ाम में आ सकता है, नीट के पेपर में ये दिया जाए तो अच्छा सवाल है ये। स्प्रिंग कांस्टेंट यहाँ पे K1 है और यहाँ पे K2 है। अब मुझे पता करना है कि F का मान क्या होगा। वैसे ही फिर शुरू करो, उसी मेथड से फिर लगाएं। अब देखो इसको मैं सवाल को इसको लगाने जा रहा हूँ, ये वाला। जहाँ पे आपने फोर्स लगाया वहाँ पे टेंशन T आया, ठीक है। अब अगर ये टेंशन T है तो यहाँ भी टेंशन T होगा और यहाँ पे T नहीं 2T होगा। अब टेंशन का डायरेक्शन मुझे लगाना है और ऐसे लगाना है जैसे कि स्प्रिंग का एक्सपेंशन हो, ये ध्यान रखना है। हमेशा स्प्रिंग का एक्सपेंशन होना चाहिए, स्प्रिंग को वो खींचने वाला फोर्स होना चाहिए। तो अगर स्प्रिंग खींचेगी तो इधर ही आएगी, तो यहाँ x1 होगा, इसलिए 2T का डायरेक्शन ये हो गया। यहाँ पे स्प्रिंग एक्सपैंड होगा तो इधर एक्सपैंड होगा, x2 होगा, इसलिए T का डायरेक्शन इधर हो गया। अब इसके बाद इसमें हमें वर्चुअल वर्क मेथड यूज़ करना है और यहाँ से शुरू करना है, इस जगह से। तो देखो इसमें x नीचे दिखाया गया है और T ऊपर है, तो क्या लिखा जाएगा, -Tx प्लस। यहाँ पे आप देखिए दोनों एक ही साइड में हैं तो आपने लिखा 2Tx1। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि दोनों एक ही साइड में हैं तो ये भी प्लस हो गया, Tx2 बराबर 0 भी होगा। अब बच्चों इसके बाद आपको x बराबर लिखना है, तो x बराबर लिखना है 2x1 और प्लस x2 लिखना है। मैंने बताया कि 2 यहाँ होगा तो 2 अंदर भी होगा, 2T अपान K1 और प्लस T अपान K2। अब आपको T निकालना है तो x बराबर यहाँ पे T बाहर करो और 4/K1 या 2 भी बाहर ही रखे होते, क्या दिक्कत है, 2T बाहर रख लो। जब हम 2 और T बाहर कर दिया तो अब अंदर क्या मिला, 2/K1 और प्लस 1/K2 हो गया। सही है, एलसीएम वलसीएम ले लो बच्चों इसका। अब x बराबर लिखा गया 2T और ऊपर आएगा 2K2 प्लस
K1 अपान K1 इंटू K2। कंप्लीट कैलकुलेशन देखते रहें आप। अब t बराबर हमें चाहिए, t का मान चाहिए, तो आ गया x अपान 2 के बाद 2K2 प्लस K1 और ऊपर क्या होगा K1 इंटू K2। ये रिजल्ट आया, ये हमें मिल गया t, और t बराबर क्या है, यही f है, तो f बराबर हुआ K1 K2 अपान 4K2 और प्लस 2K1, यही ज़्यादा सही लग रहा है, सही, और इंटू x, आंसर आ गया। अब आप बताओ इस टाइप का सवाल आएगा तो लगा पाएंगे? ये क्वेश्चन जैसे भी किया वो हो जाएगा ना। अब बच्चों यहाँ पे स्प्रिंग के सवाल जैसे आते हैं आपने सभी पढ़ दिया। एक पॉइंट यहाँ पे अभी भी बताना है मेरे को। स्प्रिंग में इनर्शिया होती है। इनर्शिया का मतलब क्या हुआ कि वो अपोज करता है। अपोज करना कैसे पता चलेगा, कैसे पता चलेगा कि अपोज करता है? तो अपोज करने को हम कैसे जानेंगे? तो उसका एक ही तरीका है कि जैसे ही हम फोर्स लगाएंगे वैसे ही कुछ नहीं होगा, उसके थोड़ी देर बाद कुछ होगा, मतलब उसमें टाइम का लैगिंग होगा। जहाँ पे टाइम लैगिंग आ जाए इसका मतलब अपोज करने का नेचर है, और अपोज करने का नेचर है तो उसी को हम क्या कहेंगे, इनर्शिया। ऐसे आपको कोई चीज़ बोला जाए आप तुरंत ना करें, थोड़ी देर बाद करें, इसका मतलब जिसने बोला था आप उसका अपोज करते हैं। आपके मन में क्यों नहीं आ रहा कि हम तुरंत ये काम कर लें, क्यों थोड़ी देर बाद किया, इसका मतलब आप अपोज करते हैं, सीधी सी बात हो गई। अब वही चीज़ यहाँ पे भी है, स्प्रिंग में भी है, जैसे आपके अंदर रहता है वैसे स्प्रिंग के अंदर भी है। तो अपोज करने का नेचर, अपोज करने का नेचर है, उसे हम क्या बोलते हैं, इनर्शिया। तो अब आगे बढ़ाता हूँ, कहाँ पे, अच्छा 2 नहीं रहेगा क्या, अच्छा अच्छा ठीक ठीक ठीक, 2x1 लिखा हुआ है ना, तो 2 के बाद 2t अपान K1 हो जाएगा। अच्छा वहाँ पे x2 माने t/K2 हो गया, और ये वाला जो 2 है ना, यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाँ 4 हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा। जब यहाँ पे 4 हो जाएगा तब बच्चों अब इसका एलसीएम आपको लेना था, इसका एलसीएम लेते आप तो कितना आ जाता, 4K2 प्लस K1 अपान K1 K2 आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद आपको t का मान निकालना है, तो t का मान निकालना है तो K1 K2 x हो गया, और नीचे यहाँ पे जो ये वैल्यू है, ये वाला यहाँ पे क्या तब लिखा जाएगा, अब इसकी तो ज़रूरत है नहीं। अब आप यहाँ पे क्या लिखोगे, 4K2 और प्लस K1 हो जाएगा। तब आपको क्या चाहिए, t माने f हो गया, तो K1 K2 x सही है, यहाँ पे 4K2 सही है, यही वाला गड़बड़ आ गया था, इसको यहाँ से भगा दो, अब सही हो गया, ये हो गया। चलिए अभी मैं बात कर रहा था कि स्प्रिंग के अंदर एक प्रॉपर्टी और है, और वो क्या है, इनर्शिया का। अब अगला लिखो, इनर्शियल प्रॉपर्टी में स्प्रिंग में इनर्शिया है, इनर्शिया ऑफ ज्योमेट्री। और ये इनर्शिया क्यों है, क्योंकि स्प्रिंग में जो ज्योमेट्री है, स्प्रिंग का जो रूप है, और उसको जब हम बदलना चाहेंगे तो वो स्प्रिंग क्या करेगी, उसका विरोध करेगी। मतलब अगर आप इसकी लंबाई बढ़ाना चाहेंगे तो भी अपोज करेगी, उसको कंप्रेस करके लंबाई घटाना चाहेंगे तो भी अपोज करेगी। यही प्रॉपर्टी इनर्शियल प्रॉपर्टी है, और इसको हम मेज़र करते हैं। इनर्शिया कैसे जानेंगे ये है, तो लिखा जाता है इनर्शिया मेजर्ड बाई टाइम लैग, समय के अंतर के साथ। तो इनर्शिया मेजर्ड बाई टाइम लैग। बच्चों इसमें बहुत सारी बात बताने से अच्छा ये है कि आपको एक एग्जाम्पल से प्रैक्टिकली दिखा दें तो समझ आ जाएगा। अब हम एक एग्जाम्पल बनाते हैं।
उससे आप इसकी बात समझ पाएंगे। देखो इसमें जब लिखा हुआ है कि मेजर्ड बाय टाइम लैग, एक मैंने ये ब्लॉक लिया, एक यहाँ पे ये ब्लॉक लिया, ऐसे एक ब्लॉक मैंने इधर लिया और फिर एक ब्लॉक मैंने इधर लिया। दो केस आपको दिखाया जा रहा। यहाँ पे दो ब्लॉक को मैंने कनेक्ट किया, यहाँ पर भी दो ब्लॉक को मैंने कनेक्ट किया। अब कनेक्शन का मीडियम दो है और दोनों मासलेस है। एक का नाम है स्ट्रिंग और एक को मैंने बोला स्प्रिंग, बस यही अंतर है। यस से दोनों है लेकिन अंतर है थोड़ा थोड़ा। अब यहाँ पे मैंने फोर्स लगाया F और यहाँ पर भी फोर्स लगाया F, सब बात बराबर चल रही है। इसका मास यहाँ पे मैंने लिया M2, इसको लिखा M1 और ऐसे यहाँ पे भी है M2 और यहाँ भी है M1, ये भी सब बराबर हो गया। ये वाले का नाम है A, इस वाले का नाम है B, ऐसे यहाँ पर भी है B और यहाँ पर भी है A, ठीक है। तो अब हम देख रहे हैं कि कहाँ पे क्या प्रॉब्लम आएगी। इसमें इनर्शिया नहीं है स्ट्रिंग में और स्प्रिंग में इनर्शिया है, बस यही अंतर करेगा कुछ जो भी करेगा। अब यहाँ पे बच्चों मैंने कहानी क्या लिखा, एक लिखा जस्ट आफ्टर अप्लाइड फोर्स, मतलब टाइम के हिसाब से ही बात हो रही है। तो जस्ट आफ्टर अप्लाइड फोर्स, इसका मतलब यहाँ पे जैसे ही फोर्स लगाया वैसे ही क्या हुआ। यहाँ बच्चों क्या होगा, असलरेशन ऑफ B असलरेशन ऑफ A बराबर F अपान M1 प्लस M2। मतलब अगर स्ट्रिंग है तो वो तुरंत फोर्स, इमीडिएट फोर्स यहाँ ट्रांसफ़र कर दिया, इसमें कोई इनर्शिया नहीं है, क्योंकि जैसे ही फोर्स तो मैंने A पे लगाया, जब मैंने फोर्स A पे लगाया तो B भी चल गया। B क्यों चल गया, क्योंकि B को फोर्स मिल गया, उसी समय मिल गया। तो किसने ट्रांसफ़र करी, स्ट्रिंग ने। इसका मतलब स्ट्रिंग ने कोई अपोज नहीं किया। यहाँ पे ये कहानी हुआ। यहाँ देखो आप क्या देखोगे, जैसे ही फोर्स आपने लगाया तो A तो चल जाएगा, A तो चल जाएगा क्योंकि A पर मैंने फोर्स लगाया है। और इसके बाद ये स्प्रिंग है, स्प्रिंग इस फोर्स को या इस इफ़ेक्ट को यहाँ ट्रांसफ़र करेगा, ऐसा नहीं कि नहीं करेगा, करेगा, लेकिन तुरंत नहीं करेगा, थोड़ी देर बाद करेगा। इसलिए यहाँ पे असलरेशन B क्या होगा, 0 होगा। अब वहाँ पे B का असलरेशन नहीं होगा और A का असलरेशन होगा और जो होगा वो लिखा हुआ है। ये है इनर्शिया का प्रभाव। यही इतना ज्ञान आपको होना चाहिए जो लिखा है, बस यही आपका सिलेबस है, इसके आगे कुछ नहीं लिखना है। यही समझ होनी चाहिए कि आखिर स्प्रिंग ने किया क्या। स्प्रिंग ने तुरंत फोर्स ट्रांसफ़र नहीं किया, लेकिन थोड़ी देर बाद किया। अब अगर मैंने यहाँ पे फिर थोड़ा टाइम बढ़ा दिया, थोड़ी देर बाद देखा, आफ्टर सर्टेन टाइम, या लिखा जाता है आफ्टर लॉन्ग टाइम, दोनों लिख सकते हैं। आफ्टर सर्टेन टाइम, आफ्टर लॉन्ग टाइम भी लिख सकते हैं। लॉन्ग का मतलब है इनफाइनाइट टाइम। तो क्या और कोई काम नहीं है, यही स्प्रिंग ही बैठ के देखोगे क्या लॉन्ग टाइम तक। इसलिए लॉन्ग के बजाय मैं सर्टेन लिखता हूँ, थोड़ी देर में वो इफ़ेक्ट ख़त्म हो जाता है, तो सर्टेन टाइम लिखा गया। अब चाहे लॉन्ग टाइम देखो, चाहे स्मॉल टाइम देखो, चाहे सर्टेन टाइम देखो, यहाँ तो कोई चेंज होने वाला नहीं है। यहाँ दोनों बराबर असलरेशन से ही जाएंगी। लेकिन बच्चों जब समय बढ़ गया तब इसने भी, स्प्रिंग ने भी अपनी जिद छोड़ दी, इस फोर्स को जाने दिया, और जब जाने दिया तब इनर्शिया ख़त्म हो गया। तो समय के साथ इनर्शिया भी ख़त्म हो जाती है, समय के साथ जिद भी ख़त्म हो जाता है, समय के साथ ऐंठन भी कम हो जाता है। यही यहाँ भी हो गया। अब समय बढ़ गया तो ये अपना जो अपोज करता था सब ख़त्म हो गया। बोला कि अब जाओ सब लोग साथ में जाओ, घूमो टहलो।
तो असलेशन ऑफ बी असलेशन ऑफ ए बराबर क्या हुआ, F/m1 + m2, ये आंसर हो गया। तो यही बात है। अब इस बात को आपको समझ में आया कि नहीं समझ में आया? बच्चों बताओ, समझ में आया? हाँ, आप तो यस तो बोल ही देते, समझ तो आ ही जाता है। अब उसको समझने के लिए हमें सवाल देना पड़ता है। अब देखते हैं कि आपको समझ में आया है। सवाल के साथ हटाया जाए, न्यूमेरिकल पे जाएं। अब बच्चों इस बात को समझने का क्वेश्चन नोट आउट कर रहे थे क्या? हो गया? जल्दी से लिख लिया करो। चलो लिख लो। हो गया? जल्दी लिखा करो। डॉक्टर लोग बहुत तेज़ लिखते हैं, देखते कितना तेज़ पर्चा बनाते हैं। तो ऐसे लिखा करो, जल्दी जल्दी स्पीड में लिखा करो। ठीक है, आपने अब नोट कर ही लिया होगा। और अब सवाल को देखा जाए बच्चों। क्वेश्चन 1 पहला सवाल, इस जगह मैंने स्प्रिंग लगाया, यहाँ पे एक ब्लॉक लगाया और इस ब्लॉक का मास है 2 किलोग्राम। इसके साथ एक रस्सी बांधा और यहाँ पे मैंने मास जो लटकाया वो 3 किलोग्राम, वो 2 किलोग्राम और ये 3 किलोग्राम, 2 kg और 3 kg। और ये लगा दिया यहाँ पे कैंची, ज़रूरत पड़ेगा तो चला देना। अब ये ब्लॉक का नाम है ए, इस ब्लॉक का नाम है बी। अभी ऐसे रुके हुए हैं। सवाल में पूछा है जस्ट आफ्टर कट्स स्ट्रिंग, जस्ट आफ्टर कट्स स्ट्रिंग, जस्ट आफ्टर कट्स स्ट्रिंग, ये केस हुआ। और आपको पता करना है बच्चों ए का असलेशन क्या होगा और बी का असलेशन क्या होगा। ये सवाल का आंसर हम लोगों को निकालना है। स्ट्रिंग को कट करने के तुरंत बाद ब्लॉक ए और ब्लॉक बी का असलेशन कितना कितना होगा। आप लोग देखो आंसर बता दिया। आंसर देखो आप लोगों ने बताया है। सबसे पहले बताओ ब्लॉक ए का कितना होगा, जी होगा, किधर डाउनवर्ड होगा, और बी का 15 किधर डाउनवर्ड। डायरेक्शन भी बताना पड़ता है ना। मान लो आपने बता दिया कि 2 किलोमीटर जाना है तो आदमी पूछेगा नहीं किधर जाना है, तो ये तो डायरेक्शन तो सबसे पहले आना चाहिए। अब देखो कैसे आप लोग इसको जानेंगे, तरीका क्या है सुनो। इसमें बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाया जाता है। पहले सबसे पहले कैंची चलाने के पहले का केस देख लो। यहाँ पे एक फोर्स लगा हुआ है 3G, सही है। यहाँ पे रस्सी में बच्चों टेंशन होगा और यहाँ पे T का मान भी पूछूं तो 3G ही होगा। और टेंशन यहाँ पे टेंशन माने रस्सी को खींचना। रस्सी का टेंशन किधर होगा, ऐसा होगा रस्सी में टेंशन कि वो रस्सी को पुल करे। स्प्रिंग में टेंशन ऐसा होगा कि वो रस्सी वो टेंशन स्प्रिंग को पुल करे। यही आपने वीडियो देखा भी था। तो यहाँ पे टेंशन खींचेगा तो रस्सी को इधर खींचेगा, तो T बराबर 3G हो गया। यहाँ पे स्प्रिंग है तो स्प्रिंग का फोर्स बच्चों KX होता है। यहाँ पे KX कितना होगा, इस पॉइंट के नीचे कितना मास है, 2 किलोग्राम ये, 3 किलोग्राम ये, कुल कितना है 5 किलोग्राम। तो KX बराबर क्या हो जाएगा 5G। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, ये तो सबको समझ में आ रहा है। आप यहाँ तुरंत देखते तो नीचे 5 किलोग्राम है तो 5G हो जाएगा। आप यहाँ देखते नीचे 3 किलोग्राम है तो 3G हो जाएगा। अरे कैसे भी समझ लो, समझ तो आ गया। यही बात यही आपको जानना है जितना लिखा है। और ये बच्चों का काम है, छोटे बच्चे भी जान जाते हैं, आप भी जान गए। अब वो कहा क्या है अब उसको सुनो। अब आपको अगले कहानी में क्या जानना है, इसका कैंची चलाया तो बच्चों जब कैंची चल गया तो रस्सी कट गया।
रस्सी कट गया तो रस्सी का टेंशन भी ख़त्म हो गया। अब यहाँ पे आपने किया नीट एंड क्लीन, रस्सी वस्सी सब गायब, टेंशन भी गायब। अब जो दिख रहा है यहाँ पर एक फोर्स इसका अपना भी तो होगा, क्या होगा 2G, और एक यहाँ पे है 5G और एक यहाँ पे है 2G, ये 2 किलोग्राम 2G लगेगा ना। अब बताइए ये आपको सही से दिख रहा है। अब आप बताइए बच्चों ए का एक्सेलरेशन क्या होगा, फोर्स अपान मास बराबर G, और डायरेक्शन किधर, डाउनवर्ड। एक आ गया। अब बच्चों एक्सेलरेशन ऑफ बी, नेट पुलिंग फोर्स, तो फोर्स 5G ज़्यादा है, अपनी ओर खींच रहा है, 2G नीचे खींच रहा है, तो नेट पुलिंग फोर्स हो गया 5G माइनस 2G अपान मास 2 बराबर कितना आया 3G/2, 3G/2, और डायरेक्शन किधर हो गया, अपवर्ड। हो गया बात। ये इसके आंसर आ गया। वही 3G/2 आपने 15 बताया था, और मैंने पूछा किधर डायरेक्शन है, तो बोला था डाउनवर्ड, तो गलत हो गया ना, वो अपवर्ड होना चाहिए। ठीक है, आपको ये सवाल समझ आ गया। आप लोग बोलते नहीं हो, हाँ बड़ा कहने पे बोलते हो। चलो समझ आ गया, मैं समझ रहा हूँ कि आ ही गया होगा। अब आप नहीं बताएंगे तो हम तो यही समझेंगे ना कि आ ही गया होगा। चलिए एक सवाल बच्चों और लगा के चेक कर लीजिए कि एक्चुअल में आपको आ गया कि नहीं आ गया। इसे हटा दिया जाए। एक दूसरा सवाल देखो, यहाँ मैं लिख रहा हूँ। अगला क्वेश्चन, ये पुल्ली है और ये रस्सी है, यहाँ एक मास है 2 किलोग्राम। बच्चों इसके बाद यहाँ पर एक दूसरा ब्लॉक है, इसका मास है 3 किलोग्राम। इस जगह मैंने स्प्रिंग लगाया और इसको अर्थ से कनेक्ट कर दिया। इधर की तरफ स्प्रिंग पहले लगा है, ये पुल्ली थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं यहाँ तक। ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे स्टार्ट ना स्प्रिंग से हुआ, और एक मैंने बॉडी को लटका दिया यहाँ पे, इसका मास 8 किलोग्राम है। ऐसा ही चित्र बना हुआ है, और ये मैंने कैंची लगा दी। बच्चों ब्लॉक का नाम यहाँ पे मैंने ए लिखा, इसको बी लिखा जाए, इसको सी लिखा जाए। स्टेटमेंट वही लिखा हुआ है, जस्ट आफ्टर कट सिस्टिंग फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ए, एक्सेलरेशन ऑफ बी एंड एक्सेलरेशन ऑफ सी। आप इसे देखो कितना आंसर आता है, ए का एक्सेलरेशन, बी का और सी का। सी में, सी का बताओ, सी में अपवर्ड के डाउनवर्ड? ठीक, अपवर्ड है, सी का डाउनवर्ड। एक चीज़ बताओ, एक बार अपवर्ड बता दे, एक बार डाउनवर्ड बताते। एक ही आंसर हमेशा बोलना चाहिए। बच्चों लोग इसमें अब टाइम बढ़ रहा है, आपका आंसर सबका जाना चाहिए था। अच्छा चलो मैं थोड़ा सा टाइम आपने आप लोगों ने कई लोग निकाल भी लिए हो आंसर। कितने लोग निकाल लिए हो? हाँ, अभी और लोग को निकालना था आंसर। चलिए ठीक है,
आप सब मेरे साथ में ज़रा देखिए, सवाल मैं लगाता हूँ। शुरू कहाँ से करें? हमेशा शुरू कहाँ से करें? तो जो हैवी बॉडी है वहाँ शुरू करें, जो ज़्यादा मास वाला है, 8 किलोग्राम वाला। अब सुनते जाइए सभी लोग। यहाँ पे जो फोर्स लगेगा 8G, यहाँ पे स्प्रिंग में जो KX लगेगा 8G, और इस एंड पर इधर लगेगा। ज़रूरत पड़े या ना पड़े, लेकिन ये बात तो पता होना चाहिए कि स्प्रिंग में फोर्स दोनों किनारों पे उल्टे लगते हैं। यहाँ पे अगर अपवर्ड होगा तो ऊपर डाउनवर्ड होगा। तो यहाँ पर भी KX बराबर 8G हो गया। इसके बाद बच्चों ये रस्सी है। अब अगर यहाँ पे KX लग गया 8G, तो वही 8G रस्सी में भी आ जाएगा। अब यहाँ पे रस्सी में टेंशन इधर होगा, और अगर यहाँ पे मैं T का मान बोलूँ तो T बराबर 8G होगा। अब अगर यहाँ पे मैं 2 किलोग्राम है तो इस पे mg लगा होगा 2G लगा होगा। और अगर ऊपर 8G है और ये 2G है, तो बच्चों यहाँ मेरे को समझ आ रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा 6G होगा। और टेंशन यहाँ 6G है तो ऊपर की तरफ भी क्या होगा 6G होगा। यहाँ भी 6G होगा, यहाँ इस जगह। और यहाँ पे कितना होगा 3G होगा। अगर ये 6G से ऊपर खींच रहा है और इसका लोड 3G है, तो 6G ऊपर है तो नीचे भी 6G होना चाहिए, तभी इक्विलिब्रियम में होगा, तभी रुका रहेगा। इसका मतलब जब ये ऊपर खींचेगा तो स्प्रिंग एक्सपैंड होगी। जब स्प्रिंग एक्सपैंड हुई होगी तो स्प्रिंग ने अपना फोर्स जनरेट किया होगा, और ये स्प्रिंग का फोर्स यहाँ पे KX होगा, और इस KX का मान क्या होगा 3G होगा। तो बच्चों यहाँ पे KX बराबर मेरे को 3G लिखना है, पर बात यह है कि जगह नहीं मिल रहा है लिखने के लिए। चलो लिखूँगा KX बराबर 3G, ये हो गया। अब सभी लोगों को ये समझना पड़ेगा कि जो मैंने अभी ये दिखाया यहाँ पे, वो सब चीज़ें आप लोगों को बच्चों समझ आ गया। थोड़ा बीच में गैप क्रिएट कर रहा हूँ। चलो ठीक। अभी आपको थोड़ा सा क्लियर दिख रहा होगा। अभी देखो मैं एक्सप्लेन अब करूँगा फिर से एक बार। यहाँ पे 8 किलोग्राम है तो KX 8G हो गया, ऊपर टेंशन T 8G हो गया, और यहाँ पे 2G है तो बचा 6G हो गया। ये ऊपर 6G से खींचेगा तो यहाँ पे 3G है तो 3G फिर यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ स्प्रिंग का फोर्स हो गया। अभी जो मैंने बनाया है, इतना बनाने में कोई दिक्कत है आपको? बस यही इतना सवाल है इसमें, यही आप इसी को बनाएं, सारे फोर्स को बैलेंस करें, ऊपर वाला नीचे वाला सब बराबर ऐसे दिखाया वैसे दिखाएं। इतना ही काम आपको करना है और कुछ नहीं करना है। जब इतना काम हो जाए तब जो कहा है क्वेश्चन में वो करो। क्या कहा है? कैंची चला लो, स्ट्रिंग कट गया, स्ट्रिंग का टेंशन चला गया, बस। इसके बाद बच्चों अब जो आपको दिख रहा है वही आपको लिखना है अपने कॉपी में, वही आंसर होगा, वही गोला भरना है, बबल भरना है। हम ब्लॉक ए से बात शुरू करें तो असल रेशन ऑफ ए बराबर नेट पुलिंग फोर्स। तो यहाँ पे फोर्स नीचे की तरफ 6G है। कितना है? 6G है। तो ये फोर्स हो गया 6G और अपान मास 3 हो गया, और ये बराबर आ जाएगा 2G। तो ब्लॉक ए का एक्सेलरेशन 2G और डायरेक्शन क्या हुआ? डाउनवर्ड। ये समझ में आया? अब सवाल आता है अगला। अब अगर मैं B का एक्सेलरेशन निकालूं तो B पर जो फोर्स लगा है वही आप देखो, ऊपर 8G नीचे 2G, तो नेट फोर्स क्या हुआ?
8g माइनस 2g अपान मास 2 हो गया। ये बच्चों b का एक्सेलरेशन निकल रहा है। अब इसको सॉल्व करोगे ना तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 6/2 माने 3g होगा और 3g किधर होगा, अपवर्ड, ये ऊपर भागेगा। जैसे ही कैंची चलाओगे नीचे भागेगा और वो ऊपर भागेगा, दोनों भागेंगे ऐसे। अब एक्सेलरेशन ऑफ c का नंबर आया। आप इस समय देखो नेट फोर्स क्या है, 8g इधर है 8g उधर है, तो एक्सेलरेशन क्या हुआ 0। तो c नहीं चलेगा, जहाँ पे है वहीं रहेगा। अब बताओ ऐसा सवाल लग जाएगा। जितने भी क्वेश्चन आपको आपके मॉड्यूल में है, PYQ में है, या अपने से बना लो, कोई और दे दे, आपको बस इतने सी ज़रूरत पड़ेगी। कॉन्सेप्ट इतना ही है कि कैंची चलाने के पहले सभी जगह फोर्स दिखा लो और इसके बाद उसको कट करो, स्ट्रिंग को साफ़ करो वहाँ। फिर जो जो दिख रहा है, जो जो फोर्स जहाँ भी दिख रहा है, वही नेट फोर्स अपान मास करते जाओगे, सबका एक्सेलरेशन निकल जाएगा। तो बच्चों अब आप लोग बताइए, कॉन्फिडेंट में हैं आप, लगा लोगे नहीं लगा पाओगे? एक सवाल और लगा लो। अब एक सवाल आप करेंगे, तब इसके बाद फिर स्प्रिंग फोर्स के बाद आपका ये न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन ख़त्म हो गया। NLM इतना ही है। इसके बाद फ्रिक्शन चैप्टर है, वो NLM के साथ एप्लीकेशन है, तो हम इसके बाद फ्रिक्शन डिस्कस करेंगे। तो अगला चैप्टर फ्रिक्शन का होगा, लेकिन एक सवाल और कर लो तब। क्वेश्चन नोट कर लिया जाए। और बच्चों अगला सवाल में क्या दिया जा रहा है सुनो। यहाँ पे मैंने एक ये ब्लॉक रखा, एक ब्लॉक बच्चों यहाँ पे रखा। अब ये दोनों ब्लॉक के बीच में स्प्रिंग लगाया। इसका मास 4 किलोग्राम, इसका मास 3 किलोग्राम। अभी हवा में ऐसे थोड़ी रुके रहेंगे। एक मैंने प्लेट रखा, इस प्लेट के ऊपर इसको रखा गया है। और बच्चों ये प्लेट ऐसे बनाया, इस तरह से। और ये प्लेट किसके ऊपर है, ये प्लेट भी तो किसी के ऊपर रखा होगा। अब ये प्लेट इसके ऊपर रखा हुआ है, ये दीवार है इसके ऊपर, यहाँ पर ये दीवार है इसके ऊपर, और नीचे गड्ढा है, ये गड्ढा हो गया, ऐसे रखा हुआ। एक आदमी इसी प्लेट पर ऐसे बना दो। ये आदमी यहाँ पे खड़ा है और इसी को पकड़ के खड़ा है। जब आप देखने लगते हैं इसको, तब वो प्लेट खींच के भाग जाता है। ये प्लेट के ऊपर है ना ये, अब वो प्लेट खींच के भाग गया। अब भाग गया, इसके बाद भागते हुए बोला कि दोनों का एक्सेलरेशन बताओ मुझे जल्दी से। तो प्लेट खींचा और एक्सेलरेशन पूछा। तो सवाल में पूछा है एक्सेलरेशन ऑफ ए, एक्सेलरेशन ऑफ बी जस्ट आफ्टर पुल्ड प्लेट को पुल करने के बाद, प्लेट को खींचने के तुरंत बाद एक्सेलरेशन पूछा है ए का भी और बी का भी, जस्ट आफ्टर पुल्ड प्लेट। ये सवाल है। हाँ, बी का 0 हो गया, ठीक है। ए का जी, ओके। चलिए देखिए, आपकी क्लास से आंसर कुछ बच्चों ने बता भी दिया। ए का कितना है 4g/7। नहीं, एक्सेलरेशन बताओ। और बी का 0, ठीक है। बच्चों देखिए, आपके क्लास से आंसर तो बता ही दिया गया।
और अब हम एक बार आपके आंसर को वेरीफाई करें, आप चेक करें कि क्या आपके आंसर जो आए हैं वो वैसा ही है जैसे हम बता रहे हैं। इसके देखो स्प्रिंग के सवाल लगाने में बड़ा मज़ा आता है। आप क्वेश्चन को खूब करो, बड़ा अच्छा लगेगा। हर दिमाग लगा के काम करने वाली चीज़ अच्छा ही लगता है, वही आपका इंटरेस्ट हो जाता है, जहाँ दिमाग लगे और वहाँ कुछ आ जाए। अब यहाँ देखो इस सवाल को हम कैसे एक्सप्लेन करने वाला है उसे सुनो बच्चों। इसे प्लेट को खींचने के पहले की कंडीशन ज़रा समझ लो। यहाँ पर एक फोर्स तो लगा ही है, ग्रेविटी तो लगा ही है बच्चों। जो ग्रेविटी वाला फोर्स है ना, इस जगह यहाँ पे एक फोर्स लगा है। कितना लगा है? 4G। 4G यहाँ लग गया। और यहाँ पे जो ये इसको ग्रेविटी इसको भी तो खींच रहा होगा, यहाँ पे 3G होगा। स्प्रिंग को दिक्कत तब हुई जब ये B ब्लॉक रखे तब। A से क्या फ़र्क पड़ता है? ब्लॉक के ऊपर स्प्रिंग रख दो, क्या प्रॉब्लम है स्प्रिंग को? अब ये जो B ब्लॉक है वो स्प्रिंग को कंप्रेस किया, और जैसे स्प्रिंग को कंप्रेस किया, स्प्रिंग का ज्योमेट्री बदलने का प्रयास किया, वैसे स्प्रिंग अपोज कर दिया और स्प्रिंग पे अपोजिट फोर्स लगता है। इधर भी लगेगा और इधर भी लगेगा। यहाँ पर भी kx लगेगा और यहाँ पर भी kx लगेगा, और जो kx यहाँ होगा वही kx यहाँ होगा। ये बात समझ आ गया? ये हुआ अब फाइनल कंडीशन। यहाँ पर देखो ये रुका हुआ है क्योंकि 3G नीचे लगा है, 3G ऊपर लगा है, ये रुका हुआ है। और ये इसलिए रुका है कि प्लेट पे रखा हुआ है। इसके रुकने का कारण प्लेट पे रखना और उसके रुकने का कारण स्प्रिंग का फोर्स लगा के रोक देना, दोनों के रुकने के कारण अलग अलग हैं। इसके बाद वो बच्चा जो है, इधर वाला आदमी जो है, इसको प्लेट लिया और खींच ले गया, अपने घर चला गया। अब कहानी ये बनी। अब इस समय आपको कुछ नहीं करना है। अब जो बचा है बस वही देखो और वही आंसर लिखो। अब बच्चों आप असलेशन ऑफ B की बात अगर करेंगे तो ऊपर की ओर फोर्स kx बराबर 3G, नीचे की ओर फोर्स 3G, तो 3G माइनस 3G अपान मास 3 बराबर 0। बच्चों B का असलेशन तो 0 हो गया। सही है। अब सवाल आता है कि असलेशन ऑफ A क्या होगा। तो यहाँ पे देखो 4G भी नीचे लगा है और 3G भी नीचे लगा है, दोनों नीचे लगा है, तो नेट फोर्स हो गया 7G अपान 4 और डायरेक्टेड डाउनवर्ड। दिस इज आंसर। यही आया था। ये आंसर कितने लोगों ने निकाला था बच्चों? लोग और लोग को निकालना चाहिए था। देखो इधर बॉयज़ तो ज़्यादा निकाले थे, गर्ल्स साइड में आप लोगों ने कम निकाला था आंसर। हाँ, जबकि ज़्यादा दिमाग टेक्निकल आप ही लोगों का है और आंसर नहीं निकाल पाया, तो सब लोग आंसर निकाला करो। चलिए अब असलेशन A भी आ गया, असलेशन B भी आ गया। आगे बढ़ाएं अब बच्चों ये चैप्टर हो गया, सवाल समझ आया? ठीक। अब आप लोग इसके आगे बढ़ेंगे तो चैप्टर ही बदल जाएगा। ये ख़त्म हो गया। अब आप लोगों ने न्यूटन्स लॉ में एक तो पढ़ा फोर्स का कारण, दूसरा आपने पढ़ा फोर्स का मेजरमेंट, तीसरा है नेचर ऑफ फोर्स, एक्शन और रिएक्शन। इसे पढ़ेंगे मोमेंटम कंजर्वेशन के साथ, उधर पढ़ा जाएगा। अभी यहाँ पे इतने ही पॉइंट तक आपको पढ़ना था। इसमें आपने स्यूडो फोर्स जान ली, रॉकेट वाला वेरिएबल जान लिया, स्प्रिंग जान लिया, कनेक्टेड मास पुल्ली सिस्टम जान लिया, सिंगल पुल्ली जान लिया। हाँ, ये सारे इन्फॉर्मेशन पे आपके पेपर में क्वेश्चन आने हैं। तो ये पार्ट ख़त्म हो जाता है अब। और बच्चों अब हम लोग चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो अगला चैप्टर आता है फ्रिक्शन फोर्स, लास्ट फोर्स फ्रिक्शन फोर्स। अब हम फोर्स के लिए बात करें तो फोर्स का अगला चैप्टर आया फ्रिक्शन फोर्स। इसे थोड़ा
ध्यान से समझने वाला चैप्टर है बहुत आसान, पर थोड़ा समझना होता है क्योंकि ज़्यादा देखा गया है कि बच्चों के सवाल फ्रिक्शन के गलत होते हैं। ये देखा गया कि सबसे ज़्यादा सवाल गलत किसका होता है? फ्रिक्शन और रोटेशन और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और थर्मोडायनामिक्स, इन सब चैप्टर से ज़्यादा आपके सवाल गलत हो जाते हैं। ये सब चैप्टर को मिला के कुल 13 सवाल आते हैं और 13 सवाल में कुछ ऐसा ही दिमाग का केस होता है, तो उसे ठीक करना है। पहले नंबर पे जा रहे हैं फ्रिक्शन की तरफ। अब सवाल ये पहली बात ये आती है बच्चों, फ्रिक्शन फोर्स कैसा फोर्स है? अब ये कैसा फोर्स है, तो ये फोर्स यहाँ पे अभी आपने जो भी पढ़ा, एक स्यूडो था और एक बाकी कंजर्वेटिव था, और यहाँ वाला जो फोर्स है ना, ये रियल फोर्स है। पहले तो स्यूडो जब मैंने नाम दिया तो स्यूडो रियल नहीं होता। रियल और नॉन रियल का पहचान क्या है? जितने रियल फोर्स होंगे वो हमेशा पेयर में होते हैं, और जो पेयर में ना हो इसका मतलब है कि वो स्यूडो है, वो मेरे दिमाग में कुछ गलत असर है और उसे ठीक करने के लिए बुद्धि की ज़रूरत है। वहाँ कुछ लगाना नहीं, वहाँ दिमाग लगाना है, वो ठीक हो जाता है। ऐसे यहाँ पे तो बच्चों ये तो रियल फोर्स है, इसका मतलब ये पेयर में होगा। अब रियल फोर्स के बाद तब आता है कि उसका नेचर क्या है। मतलब फोर्स अगर लगा है तो एनर्जी को वो कंजर्व कराएगा कि एनर्जी को लॉस कराएगा, यही तो बात है। अब एनर्जी को कंजर्व कराएगा कि एनर्जी को लॉस कराएगा। जैसे किसी कंपनी में आदमी को एम्प्लॉयमेंट दिया जाता है, जॉब दिया जाता है, नौकरी देता है, तो जिसने उस चीज़ को बनाया है वो किसी दूसरे के हाथों में सौंप दिया, तो सौंपने वाला व्यक्ति जिसको दिया उसके मन में ये होगा ना कि ये हमारे इस कंपनी को बचा के रखेगा कि लूट ले जाएगा, डर रहेगा कि नहीं। अब कभी कभी ऐसे भी लोग आ जाते हैं कि उसको ख़राब कर देते हैं, कभी ऐसे आ जाते हैं कि उसको जितना है उससे और बड़ा कर देते हैं। तो यहाँ पे आप हम जानेंगे कि फोर्स रियल है और इसका नेचर क्या है। तो बच्चों नेचर इसका जो है ना वो नॉन कंजर्वेटिव है। ये नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का मतलब है कि यहाँ लॉस होगा, लॉस होगा। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का मतलब है लॉस इन मैकेनिकल एनर्जी, लॉस इन मैकेनिकल एनर्जी। जो इसमें मैकेनिकल एनर्जी होगा उसे ये लॉस करेगा, ये फोर्स लॉस करेगा। और जब ये लॉस करेगा तो यहाँ पे हम लोग इसी लॉस इन मैकेनिकल एनर्जी को फ्रिक्शन के कारण लॉस होता है ना, तो किताबों में लिखा होता है कि देयर विल फ्रिक्शनल लॉस, फ्रिक्शनल लॉस। तो फ्रिक्शनल लॉस क्या है? फ्रिक्शनल लॉस क्या है? एनर्जी लॉस है, और क्या है? लॉस इन एनर्जी को फ्रिक्शनल लॉस कहते हैं। अब बच्चों ये नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। आखिर ये नॉन कंजर्वेटिव फोर्स और कंजर्वेटिव फोर्स में क्या अंतर है? कोई इंसान से नुकसान ज़्यादा हो जाता है, कोई ऐसा व्यक्ति है, ऐसा पब्लिक है जो ज़्यादा लॉस करता है, और एक ऐसा है कि कोई चीज़ का लॉस नहीं होने देता। अब दोनों के इंटेंशन में ही तो अंतर है, दोनों के सोच समझ में ही तो अंतर है कि एक क्या है बचाता है और एक क्या है बेचता है। हाँ यही होता है ना, एक बचाया, बनाया, और एक बेच डाला, लॉस हो गया, जितना था वो सब खराब कर दिया। अब वो कौन है, किस तरह का नेचर है, वो क्या, थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है बस। अब नॉन कंजर्वेटिव फोर्स और कंजर्वेटिव फोर्स, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स और यहाँ पे कंजर्वेटिव फोर्स। बच्चों ये जो कंजर्वेटिव फोर्स होता है ये पाथ पे डिपेंड नहीं करता। ये क्या होता है? पाथ इंडिपेंडेंट। मतलब ये किसी का नकल नहीं करता, इसके पास जो है उसी में खुश रहता है, किसी का नकल नहीं करता कि उनके पास ये वाला चीज़ है, ऐसा है तो मेरे पास भी है, होना चाहिए। वो जो भी है उसके पास उसी में खुश है।
वो पाथ इंडिपेंडेंट है, नकलची नहीं है, और ये वाला केवल नकल करता है। जो दूसरे का नकल करना शुरू कर दिया, समझ लीजिए कि उसका जीवन अब समाप्त होना शुरू हो गया और उससे कभी देश का भला वला होने वाला नहीं है। आप वो काम करो, लेकिन उसका रास्ता अलग हो सकता है, आपका अलग हो सकता है। उसकी परिस्थितियाँ के हिसाब से उसके अपने तरीके हैं और आपकी कंडीशन के हिसाब से आपके अपने तरीके अलग होने ही चाहिए। आप उसी पे क्यों चलना चाह रहे हो? यही जिसमें नहीं समझ है वही लाश कर देता है, और यही जिसमें समझ है वो सब बना लेता है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, ये वाला पाथ डिपेंडेंट है, बस इसकी बीमारी यही है, यही वाला, इसलिए नॉन कंजर्वेटिव हो गया, इसीलिए लाश शुरू हो गया। तो ये वाला पाथ डिपेंडेंट होता है और वो पाथ इंडिपेंडेंट होता है। यही अंतर है, बस इतना सा अंतर है। वो पोजीशन पे डिपेंड करता है और ये पाथ पे डिपेंड करता है। अब वो पाथ इंडिपेंडेंट लिखा है तो डिपेंडेंट भी तो लिखना पड़ेगा। किस पे ये डिपेंड करेगा? ये बच्चों, ये पोजीशन डिपेंड करता है। उसको AIR1 लाना है तो AIR1 लाएगा, वो केवल AIR1 के लिए सोचता है। ये नहीं सोचता है कि जिस बच्चे ने पिछले साल AIR1 लाया वो किस तरह के कंडीशन में बैठ के पढ़ा। उसके घर में बहुत कुछ है, AC में बैठ के पढ़ा, 20-25 हज़ार रुपये के किराए के कमरे को लेके रहा, सारे शौक़ के सामान उसके उपलब्ध थे, सभी चीज़ें थी, उसका अपना है। लेकिन रैंक 1 मैं भी लाऊंगा, मैं चटाई पे बैठ के, ज़मीन पे बैठ के, पेड़ के नीचे बैठ के पढ़ के लाऊंगा। ये हमारा है पोजीशन डिपेंडेंसी, क्योंकि हम पाथ पे डिपेंडेंसी मेरे पास नहीं है। तो नेचर क्या हुआ? कंजर्वेटिव। अब अगर आपने सोचा कि उसके पास ये था वो उतना मेरे पास हो तब मैं पढ़ूं, तो फिर आप पढ़ ही नहीं पाएंगे, न वो होगा न वो कर पाओगे आप। इसलिए यही दोनों में अंतर आया। तो यहाँ पे किस पे डिपेंड करेगा? पोजीशन डिपेंडेंट होता है, ये पोजीशन डिपेंडेंट है और वो पाथ डिपेंडेंट है। राइट बच्चों? पोजीशन डिपेंडेंट कंजर्वेटिव का पहचान है और पाथ डिपेंडेंट नॉन कंजर्वेटिव का पहचान है। अब आगे बढ़ाएं, ये पाथ डिपेंडेंट है। अब नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है और पाथ डिपेंडेंट है, ये फ्रिक्शन फोर्स पाथ डिपेंडेंट हो गया। अब पाथ डिपेंडेंट में, इसमें पाथ के किस बात पर डिपेंड करता है? पाथ डिपेंडेंट में पाथ पे डिपेंड करेगा तो पाथ के कौन से चीज़ पर डिपेंड करेगा? तो देखो, पाथ माने जैसे सड़क है, पाथ माने सड़क है, पाथ को सड़क कहते हैं। तो सड़क में दो प्रॉपर्टी, सड़क की दो बातें हैं। एक तो मैंने सड़क बनाया बालू का, बालू समझते हैं ना, गंगा जी का बालू, गंगा जी के बालू का सड़क बना दिया। और एक सड़क मैंने बनाया मार्बल का, संगमरमर का, या अच्छी सड़क जो सड़क रोड है, डामर वाली सड़क जो यूपी PWD बनाती है। एक वो सड़क है और एक बालू की सड़क है, दोनों सड़क है। मैंने कहा चलो साइकिल चलाओ बालू वाली सड़क पर, और फिर मैंने बोला कि साइकिल चलाओ काली सड़क पर, डामर वाली सड़क पर। तो क्या दोनों में आपको एक ही जैसा फील आया? इसका मतलब दोनों अलग अलग तरह की सड़क हैं और दोनों पे अलग अलग इफ़ेक्ट आया। एक में आपका एनर्जी बहुत लॉस हुआ होगा, कौन वाली सड़क है? बालू वाली। इसका मतलब वहाँ पे कुछ फ्रिक्शन ज़्यादा है, उसी को मैं क्या बोलूँगा? फ्रिक्शन ज़्यादा है। जहाँ लॉस ज़्यादा हुआ फ्रिक्शन ज़्यादा है, जहाँ लॉस कम हुआ फ्रिक्शन कम है। तो ये पाथ का डिपेंडेंसी हो गया। एक तो ये वाली सड़क हो गई। इन दोनों सड़क में अंतर क्या है? इन दोनों सड़क में क्या अंतर था? एक बालू की सड़क है और एक काली सड़क है, डामर वाली। मैं बोल रहा हूँ इसमें अंतर क्या है, तो आप भी वही बोल रहे हैं कि एक बालू है और एक ही। अबे अंतर क्या है? उसमें अंतर ये है कि जो बालू वाली सड़क है वो हार्ड नहीं है। क्या नहीं है? हार्ड। उसमें हार्डनेस नहीं है। और जो दूसरी सड़क का नाम लिया वो हार्ड है। हार्ड का मतलब है कि जहाँ पे कंप्रेसिबल है वो हार्ड कम है,
और जो कम कंप्रेसिबल है वो हार्ड ज़्यादा है। उसमें बालू वाली सड़क कंप्रेसिबल थी, साइकिल घुस गई सड़क के अंदर तो वो कंप्रेसिबल था, और वो वाली रोड वो नहीं घुस गई अंदर, वो कंप्रेसिबिलिटी उसमें नहीं था या कम था। अंतर किसका था? कंप्रेसिबिलिटी का। तो बच्चों यहाँ पे जो पहला वाला सड़क हुआ, पहली वाली क्वालिटी जो आई, उसमें मैंने क्या बोला? हार्डनेस। हार्डनेस, सड़क हार्ड है कि हार्ड नहीं है। एक ये प्रॉपर्टी हुआ पाथ डिपेंडेंसी का, हार्डनेस ऑफ सरफेस। एक तो हार्डनेस हो गया। अच्छा, दूसरा फिर बात समझो बच्चों, वही सड़क, एक जो काली वाली सड़क है, डामर वाली सड़क है, एक सड़क है एकदम स्मूथ जैसे हाईवे की सड़क है, एकदम जर्क नहीं लगता। आप उस पर बैठ के पानी रख दीजिए, पानी के में वेव्स नहीं बनेगी, सीधा ऐसे पड़ा है, गाड़ी चली जा रही है। एक तो वो सड़क है, और एक जो इधर वाली सड़कें हैं, छोटे छोटे गड्ढे भी हैं उसमें। हाँ, अगर आदमी सही से ना बैठे तो पता चला वही गिर जाए कार के नीचे। ऐसी सड़क है, ऊपर नीचे घटघट खटखट करते जा रही है। तो दोनों तो हार्ड है, हार्ड तो दोनों है ना, लेकिन इन दोनों में भी तो अंतर है। क्या अंतर है? एक में रफनेस है, रफ गड्ढा मड्ढा, और एक में रफनेस नहीं है। इसका मतलब हार्ड दोनों बराबर है, लेकिन एक रफ़ है और एक रफ़ नहीं है। तो यहाँ पे दूसरा प्रॉपर्टी क्या आया? रफनेस। तो दो प्रॉपर्टी होती है पाथ डिपेंडेंसी में, दो है, एक होती है हार्डनेस और दूसरी होती है रफनेस। रफनेस ऑफ सरफेस। अब मैंने लिखा कि पाथ डिपेंडेंट है, पाथ माने सड़क पे डिपेंड करेगा। तो सड़क की कौन सी दो बातें हैं? सड़क कितनी हार्ड है और सड़क कितना रफ़ है, हमें ये दोनों देखना है। अगर बच्चों हार्डनेस की बात करेंगे तो हार्डनेस के लिए जो मैं फ्रिक्शन का नाम दिया, उसको मैंने नाम दे दिया रोलिंग फ्रिक्शन। तो रोलिंग फ्रिक्शन किस पे डिपेंड कर गई? हार्डनेस। या जहाँ हार्डनेस है, हार्डनेस की बात करेंगे तो वहाँ पे रोलिंग फ्रिक्शन की बात हो जाएगी, और जहाँ पे रफनेस की बात करेंगे, रफ सरफेस की बात करेंगे, वहाँ पे स्लाइडिंग की बात हो जाएगी। तो एक हो गया स्लाइडिंग फ्रिक्शन और एक हो गया रोलिंग फ्रिक्शन। तो आपके फ्रिक्शन दो टाइप का हो गया। अब मैं सबसे पहले रोलिंग फ्रिक्शन की बात करूंगा बच्चों, तब स्लाइडिंग फ्रिक्शन की बात करूंगा। रोलिंग फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन हार्डनेस ऑफ द सरफेस। तो अब आपको पहला रोलिंग फ्रिक्शन फोर्स क्या है उसको जानना है। टारगेट रोलिंग फ्रिक्शन फोर्स को समझना। एग्जाम्पल दिखाता हूँ। अब बच्चों, कोई भी सड़क इस दुनिया में परफेक्ट हार्ड नहीं होता। परफेक्ट हार्ड का मतलब है कि जिसमें कंप्रेसिबिलिटी ज़ीरो हो जाए। अगर कंप्रेसिबिलिटी ज़ीरो हो जाए तो इलास्टिसिटी इनफाइनाइट। इनफाइनाइट का मतलब नहीं होता, तो इलास्टिसिटी इन्फिनिटी नहीं होता, तो कंप्रेसिबिलिटी ज़ीरो नहीं होता, तो परफेक्ट हार्ड यहाँ कुछ नहीं है। परफेक्ट हार्ड कुछ नहीं होता, कुछ न कुछ कंप्रेसिबिलिटी होगा। जैसे एक आदमी है, वो बड़ा रिजिड है, तो कोई बच्चा आया उससे कुछ पूछने, उसने डांट के भगा दिया, भाग जाओ दोबारा यहाँ, मतलब भाग यहाँ से। अब उस बच्चे को लगा कि बहुत रिजिड आदमी है, बहुत हार्ड है, लेकिन दूसरे दिन वही आदमी बगल वाले से पूछा कि जो बच्चे को मैंने कल भगा दिया आज दिखाई नहीं दे रहा है। इसका मतलब वो हार्ड था। अगर हार्ड होता तो उस बच्चे की इमेज उसके मन में क्यों आती? इसका मतलब वो हार्ड नहीं था। तो इसीलिए बोला कि परफेक्ट हार्ड कोई नहीं होता। अब यहाँ पे हार्डनेस का मतलब यही है कि हम हार्ड ही समझेंगे, लेकिन परफेक्ट हार्ड नहीं बोलेंगे बस। इलास्टिसिटी इन्फिनिटी नहीं होता, इसलिए परफेक्ट हार्ड नहीं होगा। जब परफेक्ट हार्ड नहीं होगा तो कभी रोलिंग फ्रिक्शन ज़ीरो नहीं होगा। रोलिंग फ्रिक्शन कुछ न कुछ रहेगा, कभी ज़ीरो नहीं हो पाएगा। इसलिए इस फ्रिक्शन को क्या ख़त्म कर देंगे? इसका मतलब है कि ख़त्म नहीं कर पाएंगे। नेग्लिजिबल कर सकते हैं लेकिन ज़ीरो नहीं कर सकते। कोई बोले रोलिंग फ्रिक्शन ज़ीरो है, जिसको देखना और मुस्करा के चल देना।
हाँ, बोलो ज़ीरो नहीं, नेग्लिजिबल बोला करो। इतना कम है कि तुम उसको छोड़ सकते हो, पर ये मत बोलो कि नहीं है। तो इसलिए बोला कि परफेक्ट हार्ड नहीं होता। अब चलो देखो बच्चों, आगे बढ़ाते हैं इसको हम। अब यहाँ पे कोई पहिया, मान लो पहिया लिया और ये पहिया रोल करेगा, और जहाँ पे कांटेक्ट आया वो कांटेक्ट थोड़ा दब जाएगा, कंप्रेस हो गया। कंप्रेस पहिया भी होगा और सड़क भी, दोनों कंप्रेस कर देंगे तो ऐसा विचित्र चित्र बनेगा कि आपको कुछ समझ ना आएगा। इसलिए मैं एक ही को जीरो दिखाऊंगा। देखो ये पहिया सड़क में थोड़ा धंस गया, और जो सड़क है वो डिफॉर्म हो गई, ये कंप्रेस हो गई, और इस तरह का सड़क का शेप हो गया। ये रोड ऐसा हो गया, इस तरह से। आपको दिख रहा है अब रोड दब गई, यहाँ पे कंप्रेस हो गया, ये कंप्रेस हो गया। कंप्रेस हुआ, क्यों हुआ? क्योंकि इसका अपना mg था, mg था। अब ये पॉइंट, अब इस सड़क को आपको इस पहिए को चलाना है, सड़क पे आगे बढ़ाना है सड़क पर। तो बच्चों क्या बिना फोर्स लगाए आगे जाएगा? फोर्स क्यों लगाएंगे? क्यों लगाएंगे? क्यों लगाएंगे? क्योंकि इस पॉइंट पर ये लॉक बन गया, लॉक। इसे क्या कहते हैं? लॉक। जैसे ट्रक का ड्राइवर दूसरे जो ट्रक पे और रहता है, साफ़ सफाई करने वाला आदमी, को ड्राइवर जिसे बोलते हैं, को पायलट, उससे बोलेगा कि जाओ ट्रक लॉक कर दो। तो ट्रक लॉक करने का मतलब क्या है कि चेन लेके पेड़ में बांधेगा ट्रक, तब वो जाता है पहिया के आगे एक ईंट और एक पीछे ईंट रख के चलाता है, लॉक हो गया। यही लॉक यहाँ भी हो गया, एक लॉक यहाँ लग गया, एक लॉक यहाँ लग गया। अब आपको फोर्स लगाना होगा, इसलिए कि पॉइंट P के ऊपर चढ़ाना पड़ेगा। जब पॉइंट P के ऊपर चढ़ेगा तब आगे जाएगा। तो पॉइंट P पे चढ़ाने के लिए पहिया को जितना फोर्स लगाना पड़ेगा उसी को क्या कहेंगे? फ्रिक्शन फोर्स। तो फ्रिक्शन फोर्स किस लिए लगाना पड़ा, समझ गए? इसके ऊपर इसको चढ़ाना है। ये बच्चों ये क्या बना है? लॉक। और ये लॉक फिर आगे जाएगा तो फिर बन जाएगा, फिर बन जाएगा, फिर बन जाएगा। लॉक लगातार बने तो बन जाएगा इंटरलॉक। तो क्या हो गया? इंटरलॉक। और इस इंटरलॉक को ओवरकम करने के लिए आपको लगाना पड़ेगा फोर्स, उसी का नाम पड़ गया फ्रिक्शन फोर्स। तो फ्रिक्शन फोर्स क्या है? रिक्वायर्ड फोर्स टू ब्रेक इंटरलॉक। ब्रेक इंटरलॉक मान इंटरलॉक को ख़त्म करना, उसको हम ओवरकम करें, इसके लिए फोर्स लगाना पड़ा। अब ये देखो, जब ये पहिया को हम आगे ले जाएंगे तो ये पॉइंट P के अबाउट घूमेगा। किसके अबाउट घूमेगा? ऐसे पॉइंट P के अबाउट ही तो घूम के आगे जाएगा। तो इसका घूमना किसके अबाउट है? पॉइंट P के अबाउट घूमेगा। पहिया किसके अबाउट रोल करेगा? P के अबाउट। इमेजिन कर पा रहे हैं आप? ऐसे ही घूमेगा ना, इसी के अबाउट ऐसे। तो ये इसके अबाउट रोल करेगा। पॉइंट P पर ये फोर्स लगेगा इधर, और ये फोर्स बच्चों क्या हुआ? कांटेक्ट फोर्स N हो गया। यहाँ पे कुछ एंगल बना रहा है थीटा। अब देखो ये वाला जो फोर्स है, ये वाला, और बच्चों ये वाला, ये दोनों काम कर रहे हैं। इस पॉइंट P के अबाउट घुमाने में ये दोनों काम कर रहे हैं। ये वाला उसको घुमाने का प्रयास कर रहा है, ये वाला इसको इधर घुमाने का प्रयास कर रहा है, और ये वाला इसको गड्ढे में वापस लाने का प्रयास कर रहा है। दोनों अलग अलग प्रयास कर रहे हैं कि नहीं? वो तो आगे ले जाना चाह रहा है और दूसरा वाला उसको लौटाना चाह रहा है। तो फ्रिक्शन फोर्स वो फोर्स है जिस कंडीशन पर
ये इक्विलिब्रियम में होगा, और अगर उससे ज़्यादा होगा तो आगे चला जाएगा, और उससे कम होगा तो गड्ढे में आ जाएगा। तो फ्रिक्शन फोर्स पर बॉडी का स्टेट हमेशा इक्विलिब्रियम में रहता है। तो फ्रिक्शन फोर्स के बराबर का फोर्स लगा दोगे तो बॉडी का इक्विलिब्रियम बदल जाएगा कि इक्विलिब्रियम में रहेगा? इक्विलिब्रियम में रहेगा। उससे ज़्यादा करोगे तब इक्विलिब्रियम बदलेगा, और तब वो स्टेट बदलेगा, फिर आगे वो चला जाएगा। तो फ्रिक्शन फोर्स से ज़्यादा फोर्स पे मोशन होगा कि फ्रिक्शन फोर्स पे ही मोशन हो जाएगा? फ्रिक्शन फोर्स से ज़्यादा फोर्स पे मोशन होगा, और हमें फ्रिक्शन फोर्स से ही पढ़ना है। इसका मतलब उस फोर्स पे बॉडी का स्टेट क्या होगा? इक्विलिब्रियम स्टेट होगा। तो बच्चों अब मैं आगे लिख रहा हूँ। पहले फ्रिक्शन फोर्स, रोलिंग फ्रिक्शन फोर्स की डिफिनीशन लिख लो। रोलिंग फ्रिक्शन फोर्स के डिफिनीशन लिख लो। रिक्वायर्ड फोर्स टू ब्रेक इंटरलॉक, पहली बात। बच्चों दूसरी बात, एट रोलिंग फ्रिक्शन फोर्स एफ, एट रोलिंग फ्रिक्शन फोर्स एफ, बॉडी इन रोटेशनल इक्विलिब्रियम, रोल माने रोटेशन, रोटेशनल इक्विलिब्रियम। रोटेशनल इक्विलिब्रियम का मतलब है नेट टॉर्क अबाउट पॉइंट P मस्ट बी 0। अब बच्चों पॉइंट P पे मेरे को टार्क निकालना है। अब थोड़ा आगे देखिएगा, इसका रेडियस R है, ये वाला R रेडियस है, पहिए का रेडियस। बच्चों पहिए का रेडियस होगा कि नहीं? तो रेडियस मैंने R लिख लिया, यहाँ पे रेडियस हमने R लिखा है, ये R रेडियस है। अब ये देखो, ये वाला जो डिस्टेंस होगा R साइन थीटा हो जाएगा, R साइन थीटा हो जाएगा। बच्चों इधर वाला जो फोर्स होगा ना, ये वाला यहाँ से यहाँ तक, ये R cos थीटा हो जाएगा। ये ऐसे लगाओगे ना, ये बेस यहाँ तक R cos थीटा हो जाएगा, यहाँ तक R sin थीटा हो जाएगा। तो वही R cos थीटा R sin थीटा लिखा है। अब देखो टार्क होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर, तो जब फोर्स F लगा हुआ है तो उसका परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? R cos थीटा, और उसका डायरेक्शन है क्लॉकवाइज, और इस वाले mg से जो आएगा वो एंटी क्लॉकवाइज है, तो माइनस हो गया। mg के साथ परपेंडिकुलर डिस्टेंस R sin थीटा बराबर 0 हो गया। बच्चों यहाँ पे F बराबर जब इसको शिफ्ट करोगे उधर तो आ जाएगा mg मास mg और tan थीटा। ये रोलिंग फ्रिक्शन फोर्स का फार्मूला है। क्या है? F इक्वल टू mg tan थीटा। थीटा कौन सा एंगल है? डिप्रेस एंगल। ये दबा हुआ है ना, तो इसे हम डिप्रेस एंगल बोलेंगे, डिप्रेशन एंगल या डिप्रेस एंगल, यही लिख दो, डिप्रेस एंगल। अब F बराबर mg tan थीटा है। mg नहीं बदलेगा, पहिए का मास तो वही है, लेकिन ये थीटा बदलेगा, और जब थीटा बदलेगा तो फ्रिक्शन फोर्स बदलेगा। तो बताइए पाथ पे डिपेंड हो गया कि नहीं? थीटा किसकी प्रॉपर्टी है? पाथ का। अगर वो ज़्यादा दबेगा, ज़्यादा डिप्रेस होगा तो ज़्यादा एंगल बनेगा, कम डिप्रेस होगा तो कम एंगल बनेगा। इससे पता चला कि पाथ पे डिपेंड करेगा, क्योंकि mg तो उतना ही है। अब बच्चों F इक्वल टू mg tan थीटा आपने लिख ही लिया होगा, नोट हो गया। अब मैं इसको समझने के लिए थोड़ा सा फिगर बनाता हूँ। दूसरा देखो, ये सड़क
वही सड़क है। और ये बच्चों पहिया है। इस पहिए को हम इस सड़क पे ले जा रहे हैं, अलग अलग जगह दिखाएंगे आपको। यहाँ पे जब मैंने इसको रखा तो ये कंप्रेस हो गया, पहिया ऐसे अंदर दब गया। अब वही पहिया मैंने यहाँ रखा तो अंदर वो दब गया। दोनों जगह अलग अलग कंप्रेस हो गया। यहाँ सरफेस अलग था, वहाँ सरफेस अलग था। पहिया तो वही है, सरफेस के हिसाब से चेंज हो गया। अब ये सड़क यहाँ पे कंप्रेस हुई ऐसे, ये सड़क, ये कंप्रेशन, ये सड़क, यहाँ ये कंप्रेशन, फिर ये सड़क। अब दोनों जगह कंप्रेशन अलग अलग हो गया। सेंटर पहिए का यहाँ, सेंटर पहिए का यहाँ। यहाँ पे mg, दोनों पहिया तो एक ही है भाई, जगह बदला है। तो आप यहाँ पे लिखा mg, आप यहाँ पे लिखा mg। बच्चों ये जो डिप्रेशन हुआ, डिप्रेशन एंगल यहाँ पे θ2 और यहाँ पे डिप्रेशन एंगल θ1। अब यहाँ पे जो फोर्स लगेगा F2 बराबर mg tan θ2 चलाने के लिए। यहाँ पे इसको आगे बढ़ाने के लिए कम से कम फोर्स आपको इतना लगाना पड़ेगा, इससे थोड़ा बड़ा होगा तो चल जाएगा। तो फोर्स अलग अलग हो गया। क्यों अलग अलग हो गया? डिप्रेशन अलग अलग हो गया। तो बताइए, जहाँ पे θ2 ज़्यादा है वहाँ पे फोर्स भी ज़्यादा लगेगा। और क्यों ज़्यादा लगेगा? क्योंकि यहाँ पे बच्चों हार्डनेस कम था। तो हार्डनेस कम है तो फ्रिक्शन ज़्यादा, और हार्डनेस ज़्यादा है तो फ्रिक्शन कम। नहीं समझ आया क्या बात? अब ये लिखा गया F2 ग्रेटर दैन F1, θ2 ग्रेटर दैन θ1। ये सरफेस लेस हार्ड, ये लेस हार्ड है और यहाँ पे थोड़ा हार्ड ज़्यादा है। तो अब लेस हार्ड मोर हार्ड नहीं लिखूँगा, मैथमेटिकल लैंग्वेज में थ्योरेटिकल लैंग्वेज नहीं लिखी जाती, इसको इतना ही लिखें आप। अब आपके दिमाग में जो आया है उसको यहाँ पढ़ें इस साइड में। बच्चों जब मैं आपसे पूछ रहा हूँ ना, इसे बताइएगा थोड़ा सा। हम क्या चाहते हैं? रोलिंग फ्रिक्शन कम हो। ये आप पूरा क्लास इसको हमें बताएंगे, मैं लिखूँगा। बच्चों लेस रोलिंग फ्रिक्शन, अगर आप चाहते हो कि रोलिंग फ्रिक्शन कम हो तो सड़क आपको चुनना पड़ेगा। कौन वाली सड़क? जिसमें हार्डनेस कम हो कि हार्डनेस ज़्यादा हो? मतलब मोर हार्डनेस, यही ना बच्चों? बोलो यही ना? हार्डनेस ज़्यादा की पहचान, हार्डनेस ज़्यादा की पहचान। मोर हार्डनेस का मतलब लेस कंप्रेसिबिलिटी, लेस कंप्रेसिबल, लेस कंप्रेसिबल। हार्डनेस कैसे जानोगे? अब कैसे जानोगे कि हार्ड है कि कैसे जानोगे कि नहीं हार्ड है? उसको प्रैक्टिकल करके चेक करो कि लेस कंप्रेसिबल, लेस कंप्रेसिबल, कंप्रेसिबिलिटी कम होगा, कंप्रेसिबिलिटी कम होगा मतलब ऑप्शन कम होगा। जिस इंसान के पास ऑप्शन कम होगा उसी को बोला जाता है हार्डनेस, और वहीं पे लॉस नहीं होता, जो करता है वो हो जाता है। और जिसके पास ज़्यादा ऑप्शन हो जाता है ना, वो डूब के मर जाता है, कुछ नहीं कर पाता है। इसलिए बहुत ज़्यादा ऑप्शन पे बात नहीं करना चाहिए। एक डायरेक्शन, एक लक्ष्य, एक तरफ देखो, एक लक्ष्य पे चलो, एक ही सीधे रास्ते पे पकड़ो और उसी में सक्सेस तलाशो और वहीं सक्सेस होकर दुनिया में नाम करो। ये है जीवन की फ़िलासफ़ी। तो बच्चों यहाँ पे लेस कंप्रेसिबिलिटी है। अगर लेस कंप्रेसिबिलिटी है
इसका मतलब वहाँ पे इलास्टिसिटी ज़्यादा होगा। क्या ज़्यादा होगा? इलास्टिसिटी ज़्यादा होगा। तब मैं लिखूँगा बच्चों मोर इलास्टिसिटी। ऐसा सरफेस जिसकी इलास्टिसिटी ज़्यादा है उसकी पहचान तो यही है ना कि उसकी कंप्रेसिबिलिटी कम है, तो इलास्टिसिटी ज़्यादा है बच्चों, ये हुआ। अब हम ऐसा यहाँ पे लगा सकते हैं, ऐसा यहाँ पे लगा सकते हैं, ऐसा यहाँ पे लगा सकते हैं, ऐसा यहाँ लगा सकते हैं। किधर से भी जाओ, कहीं भी जाओ, पहुँच जाओ। मैं यहाँ शुरू किया लेस रोलिंग फ्रिक्शन, या मैंने यहाँ शुरू किया मोर हार्डनेस, लेस कंप्रेसिबिलिटी, मोर इलास्टिसिटी, लेस रोलिंग फ्रिक्शन। तो रोलिंग फ्रिक्शन के लिए ये सब बात पता होना चाहिए। समझ नहीं आ रहा क्या? अगर ये पूछा जाए कि ये दो सरफेस है, दोनों में कौन ज़्यादा इलास्टिसिटी है, जिसमें कौन ज़्यादा इलास्टिक है, तो उसके तरीका क्या है? दोनों पर बाल, एक ही तरह का बाल पहले पे रोल करा दो और दूसरे पे रोल करा दो। जिस पे रोल ज़्यादा देर तक कर जाए इसका मतलब वो इलास्टिक ज़्यादा है, और जिस पे रोल कम देर तक करे वो इलास्टिक कम है। मान लो नीट में यही सवाल आ जाए, अगर यही लिख दे तो बहुत सारे लोग तो सीधे बोल्ड हो जाएंगे, उनके दिमाग में तो कभी आया ही नहीं होगा कि ये भी हो सकता है। इलास्टिसिटी की पहचान ये भी होती है। तो बच्चों इसीलिए ये लिखा जा रहा है कि आए तो आप समझ पाएँ, क्योंकि ऐसा नहीं कि आएगा, एक बार आ चुका है सवाल और उसमें ये लिखा था कि शीशे की प्लेट पर शीशे की गोली ज़्यादा देर तक रोल करती है। क्यों? क्योंकि रोलिंग फ्रिक्शन है कम, हार्डनेस है ज़्यादा, इलास्टिसिटी है ज़्यादा, कंप्रेसिबिलिटी है कम, इसलिए समय ज़्यादा देर तक रोल किया। ये सवाल आ चुका है तो टीचर फिर से दे दे। तो ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनेगा तो ये सब इसमें आएगा। अब हमें आप लोग ये बताइए कि रोलिंग फ्रिक्शन आपको समझ में नहीं आया या बच्चों कोई कन्फ्यूजन नहीं है? समझ नहीं आया? कोई कन्फ्यूजन है? कोई कन्फ्यूजन नहीं है? मतलब सवाल वाल देगा तो लगा लोगे? ठीक। अब ये फार्मूला तो नहीं भूल जाओगे? कहाँ गया फार्मूला? लो अभी भूल गया, कहाँ गया पूछ रहा हूँ तो बोल नहीं पाए। क्या फार्मूला है? F बराबर mg tan थीटा। ये मत भूलना, और अगर ये भूलना भी चाहोगे तो भूल नहीं पाओगे। क्यों? फ्रिक्शन फोर्स होता है म्यू mg और म्यू बराबर होता है tan थीटा। बात वही है, बस लिखने का तरीका बदल गया। F बराबर म्यू mg और म्यू बराबर tan थीटा। यही यहाँ भी है, वही सब जगह आएगा। तो यहाँ से आगे बढ़ाया जाए। रोलिंग फ्रिक्शन इज़ नाउ फिनिश्ड। अब बच्चों आप लिखोगे स्लाइडिंग फ्रिक्शन। स्लाइडिंग, स्लाइडिंग फ्रिक्शन फोर्स। स्लाइडिंग फ्रिक्शन फोर्स में इसको भी जब हम डिस्क्राइब करते हैं तो ये डिपेंड किस पे करेगा? रफनेस ऑफ सरफेस। पहले ये लिख लिया जाए, डिपेंड्स ऑन रफनेस ऑफ सरफेस। रफनेस ऑफ सरफेस मतलब अगर ज़्यादा रफ सरफेस होगा तो ज़्यादा फ्रिक्शन फोर्स होगा, और रफनेस कम होगा तो फ्रिक्शन फोर्स भी कम होगा। तो बच्चों रफ़ सरफेस पे ज़्यादा फ्रिक्शन होगा, और अगर रफ़ कम होगा तो फ्रिक्शन भी कम होगा। तो लिखा है डिपेंड्स ऑन रफनेस ऑफ सरफेस। जैसे कि एग्जाम्पल लेता हूँ, रफ सरफेस मतलब मोर फ्रिक्शन फोर्स, रफनेस बढ़ता जाएगा, मोर फ्रिक्शन फोर्स। यहाँ पे मोर रफ सरफेस ऐसे लिख दिया तो थोड़ा अच्छा लग रहा, मोर यहाँ मोर वहाँ, दिखने में अच्छा लगता है। तो मोर रफ सरफेस माने मोर फ्रिक्शन फोर्स। बच्चों अब स्मूथ सरफेस, स्मूथ माने रफ़ है कि नहीं? अब रफ़ होता तो इस रफ़ क्यों
तो अब स्मूथ क्यों लिखते? स्मूथ सरफेस। अच्छा, ये रफनेस का मतलब क्या होता है, समझते क्या है आप? रफनेस का मतलब क्या है? मतलब क्या, अगर दो बॉडी हम एक के ऊपर दूसरा रख दें तो हम कैसे जानेंगे कि रफ़ है? तो दोनों बॉडी के बीच में जितना ज़्यादा कांटेक्ट हो उतना स्मूथनेस बढ़ रहा है, और जितना कम कांटेक्ट हो उतना रफनेस बढ़ रहा है। रफनेस का मतलब ये हुआ कि एक बॉडी के ऊपर दूसरा बॉडी रखेंगे तो उसमें दोनों के बीच में कांटेक्ट होगा। अब कांटेक्ट अगर कम है तो सरफेस रफ़ है, और कांटेक्ट बढ़ रहा है तो रफनेस घट रहा है। और अगर 100% कांटेक्ट हो जाए तो वेरी स्मूथ, 98% कांटेक्ट हो जाए तो स्मूथ। अब उससे कम कांटेक्ट है तो हम उसको यूजुअली रफ़ बोलने लगते हैं। तो रफ़ का मतलब ये नहीं कि नदी नाला गड्ढा तालाब, आप समझ रहे होंगे सड़क में गड्ढा गड्ढा बना इसलिए रफ़ है ना। कांटेक्ट एरिया, कांटेक्ट कितना मैक्सिमम कांटेक्ट है, कितना कम कांटेक्ट है ना, इससे रफनेस का डिस्क्रिप्शन आता है। तो आपको समझ में आया? तो रफनेस स्मूथनेस का मतलब क्या है? किस लेवल का कांटेक्ट मैं बोल रहा हूँ? एटॉमिक लेवल का कांटेक्ट। किस लेवल का? एटॉमिक, एटम टू एटम कांटेक्ट की बात कर रहा हूँ। अक्सर लोग यही बोलते हैं कि ये गड्ढा बन गया 2 फीट का, बोलेंगे रफ़ हो गया। भाई वो तो गड्ढा है। रफनेस का मतलब होता है एटॉमिक लेवल पे दो सरफेस के बीच में कांटेक्ट। उस गड्ढे में अगर पहिया चली गई और पूरे गड्ढे को कवर कर ली तो वो स्मूथ हो गया, तब वो रफ नहीं है, तब वो क्या हो जाएगा? स्मूथ हो जाएगा। समझ आया? तो रफनेस का मतलब पहले समझना चाहिए, पहले उसका कॉमन सेंस क्या है वो जानना चाहिए। तो बच्चों, स्मूथ सरफेस अगर है तो स्मूथ सरफेस है तो फ्रिक्शन क्या होगा? 0 होगा कि नेग्लेजिबल? नेग्लेजिबल होगा। हाँ, आप समझदार हैं, समझ गए। नेग्लेजिबल फ्रिक्शन है, नेग्लेजिबल, नेग्लेजिबल फ्रिक्शन फोर्स। अच्छा, स्मूथ का मतलब क्या हुआ? मोर कांटेक्ट, और रफनेस का मतलब हुआ लेस कांटेक्ट। ये सिंपल सी बात है। ज़्यादा कांटेक्ट हो गया तो स्मूथ, और कम कांटेक्ट हो गया तो रफ। समझ गए? ये होता है। अगर यहाँ पे लिखा जाए टू स्मूथ, टू लगा दिया जाए तो वेरी स्मूथ। अब मान लो टू के बजाय वेरी लिख दिया जाए, वेरी स्मूथ मतलब लगभग 100% कांटेक्ट, वेरी स्मूथ सरफेस, 100% कांटेक्ट। यहाँ पे 100% नहीं है, नियरली 100% है, और यहाँ एग्जैक्टली 100% है। यहाँ पे लगभग 100 है, यहाँ पे 100 पूरा लिख दिया मैंने। तो बच्चों, अगर ये 100% कांटेक्ट आ गया, वेरी स्मूथ हो गया, तो वहाँ पे बताइए अब फ्रिक्शन क्या होगा? नेग्लेजिबल होगा कि 0 होगा? 0 फ्रिक्शन ना, 0 नहीं होगा। यहाँ भी बेरी है तो वहाँ भी बेरी होगा, यहाँ भी बेरी होगा। अब इसके आगे क्या होगा आप बताओ? बेरी लो कि बेरी हाई? लो नहीं, बेरी, बेरी जितना लगाओ बेरी, आगे लिख दो हाई फ्रिक्शन। तो बच्चों, वेरी हाई फ्रिक्शन फोर्स। अगर सरफेस बहुत स्मूथ हो जाए तो वेरी हाई फ्रिक्शन हो जाएगा। 100% कांटेक्ट में आ जाए तो फिर वो छोड़ेगा नहीं कांटेक्ट, हटेगा नहीं, अलग नहीं होगा, तो वहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स क्या हो गया? वेरी हाई फ्रिक्शन हो गया। समझ गए? एग्जाम्पल, शीशे की प्लेट पर थोड़ा सा पानी डाल दो, पानी डाल दो इसलिए गड्ढा वड्ढा होगा तो भर जाएगा। उसके ऊपर दूसरा शीशे का प्लेट रख लो, और अब ऊपर वाले प्लेट को खिसकाओ तो खिसक जाएगा कि दोनों साथ साथ चलेगा? बनाते हैं ना स्लाइड, पानी से ही तो बनता था और चिपक जाता था और अलग नहीं होता था। हाँ, ब्लड एक ड्रॉप गिरा के दूसरा प्लेट रख दिए और फेविक्विक हो गया, तो वहाँ पे क्या हुआ? वेरी हाई फ्रिक्शन हो गया। रबर के पैड पर दूसरा रबर का पैड रख के खींचो, चलेगा? नहीं चलेगा, वेरी हाई फ्रिक्शन है। सबसे ज़्यादा हाई फ्रिक्शन आप
अपने स्किन का फ्रिक्शन है ये भी वेरी हाई है, ये भी स्मूथ होता है, और ये स्किन फ्रिक्शन क्या होता है, वेरी हाई। चेक करना, ऐसे पकड़ो और हाथ ऐसे पकड़ो, इसको दबाओ और हाथ को खींचो, नहीं निकलेगा। इसीलिए लोग कबड्डी खेलता है, यही चेक करने के लिए। और हाथ पकड़ लिया, अब वो अलग नहीं होगा, ज़्यादा प्रयास करोगे तो हाथ निकल के उसके हाथ में चला जाएगा, लेकिन यहाँ से स्लिप नहीं होगा। तो फ्रिक्शन क्या हुआ, वेरी हाई। तो बच्चों वेरी हाई फ्रिक्शन के एग्जाम्पल मैं कुछ पढ़ रहा था, इसमें सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या मिला, स्किन फ्रिक्शन, सबसे अच्छा एग्जाम्पल। तो चलिए, वेरी हाई फ्रिक्शन ये वाला हुआ, वेरी स्मूथ सरफेस। आप देखते ना जो लेजर्ड छिपकली का जो ये होता है स्किन, ऐसा वो मटेरियल है कि जहाँ पे भी वो स्किन को अपने उस हैंड को, अपने उस लेग को जहाँ पे भी वो लेजर्ड रख रही है, तो वो स्किन क्या है कि ये जैसे जैसे है शेप उसी तरह से पूरा 100% कांटेक्ट में आ जाती है, मतलब उसी तरह से वो भर जाता है उसी में स्किन, और 100% कांटेक्ट में आ जाती है। तो वेरी हाई फ्रिक्शन हो गया। और इसके बाद इतना फ्रिक्शन हो गया कि वो पूरा बॉडी उसका लटका रहता है और वो स्लिप नहीं करता। हाई फ्रिक्शन है इसलिए तो स्लिप नहीं करता। अब ऐसे ही हम इंसान के लिए भी अगर उस तरह का मटेरियल का शू सॉक्स बना दिया जाए तो वो भी ऐसे ही हो जाएगा। हम ऐसे उसी लेजर्ड के मसल्स जो उसके स्किन्स हैं, जो भी उसके मटेरियल्स हैं, वैसे मटेरियल का हम भी यूज़ कर लें तो फिर यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, वेरी हाई फ्रिक्शन हो जाएगा। तो आदमी जैसे छिपकली ऊपर चढ़ जाती है, ऐसे एवरी मैन कैन बी स्पाइडर मैन, हाँ सभी ऐसे चढ़ जाएगा। तो अब उस तरह का हम मटेरियल का बना सकते हैं, और ब्रिटेन की एक कंपनी है वो बना भी रही है कि वो हाई फ्रिक्शन वाला मटेरियल तैयार कर रहा है कि उस जूते मोजे को पहन के आप पहाड़ पे चढ़ जाइए बिना सीढ़ी के, घर के छत पे चले जाइए बिना सीढ़ी के, वो बना रहा है। तो वही स्पाइडरमैन बनाने का तैयारी चल रहा है, तो इसी से बनेगा वेरी हाई फ्रिक्शन से। अच्छा सवाल अब ये आता है, चलिए ये अब ये तो समझ गया, अब ये आता है कि हाई फ्रिक्शन आखिर है क्यों, वेरी हाई फ्रिक्शन होने का कारण क्या है। अब उसका कारण समझाता हूँ क्यों है। एक यहाँ पे प्लेट लिया बच्चों, एक यहाँ पे प्लेट लिया, ये कांटेक्ट में है और बड़ा पास में है, 100% कांटेक्ट में है। अब 100% कांटेक्ट में बना दूंगा तो आपको दिखेगा, हमें दिखाना है इसलिए इसके बीच में जगह बनाया। अब अगर मैं एक सरफेस को दूसरे सरफेस के ऊपर थोड़ा सा स्लिप कराऊंगा, थोड़ा सा ऐसे चलाऊंगा, तो तुरंत क्या होगा, इलेक्ट्रॉन एक सरफेस से निकलकर दूसरे में चला जाएगा। जैसे आप कंघा करते हो, कोई लड़ाई नहीं करते हो, कंघा करते हो, और कंघा करने के बाद उस कंघे के सामने पेपर के पीस रखते हो तो पेपर का टुकड़ा उस कंघे में चिपक जाता, तो जादू कहते हो। हाँ, वहाँ पे क्या हुआ, आपने कंघाई किया था, उस कंघे में इलेक्ट्रॉन का रिमूवल हो गया, इस कंघे पे चार्ज आ गया, और दूसरा जब पेपर का पीस रखा तो उस चार्ज के कारण उसमें इंड्यूस चार्ज माइनस प्लस आ गया और उसको खींच लिया, चिपक गया। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन को निकालना बड़ा आसान काम है। अगर मैंने ऐसे कर दूं तो हज़ारों लाखों इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे केवल ऐसे छूने से। तो इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत आसान है। उसके लिए एनर्जी क्या होती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, इलेक्ट्रॉन वोल्ट माने 10⁻⁻19 जूल, कि अगर फूंक दो तो 1000 इलेक्ट्रॉन दीवार से निकल जाए। इतना कम इलेक्ट्रॉन की एनर्जी होती है, इतना आसानी से निकल जाता है। तो जैसे मैंने इसको चलाया वैसे ही इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल गए। एक से इलेक्ट्रॉन निकला बच्चों, जिससे इलेक्ट्रॉन निकला उस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा भाई, पॉजिटिव। यहाँ पे पॉजिटिव आ गया, यहाँ पॉजिटिव आ गया, यहाँ पॉजिटिव आ गया, यहाँ पॉजिटिव आ गया। और जिस पे इलेक्ट्रॉन गया नेगेटिव 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 आ गया, ये चार्ज आ गया। अब जहाँ पे भी चार्ज होगा वहाँ से इलेक्ट्रिक लाइनें आती और जाती हैं। जहाँ रेलवे स्टेशन है वहीं से ट्रेन आती जाती हैं। ऐसे जहाँ पे चार्ज है वहीं से इलेक्ट्रिक लाइनें आती जाती हैं। अब इलेक्ट्रिक लाइनें देखो जब चलती है ना तो तुरंत टेढ़ा हो जाता है। आप लोग देखो चित्र जब बनाते थे तो ऐसे ऐसे बना देते थे टीचर, याद है,
तो थोड़ा सा बेंड हो जाता है, जैसे ही चलती वैसे बेंड हो जाता है। अब अगर ये पास होगा तो बेंड होते होते भी सीधा रहेगा, क्योंकि बहुत पास है। थोड़ा दूर होगा तब बेंडिंग ज़्यादा दिखेगा। अब बच्चों यहाँ पे हुआ क्या, अब देखो ये जो पॉजिटिव वाला है ना, ये वाला, इससे इलेक्ट्रिक लाइन ये निकल के जा रही है, पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक लाइन निकल के जा रही है, पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक लाइन निकल के जा रही है, ये जा रही है। नेगेटिव की तरफ इलेक्ट्रिक लाइंस आती हैं तो नेगेटिव की तरफ इलेक्ट्रिक लाइन आती है। ये नेगेटिव वाला आ रहा है, ये नेगेटिव वाला आ रहा है, ये नेगेटिव वाला आ रहा है। बताइए इलेक्ट्रिक लाइन ओवरलैप कर गई, और जब इलेक्ट्रिक लाइन ओवरलैप करेगा तो बनेगा बॉन्ड, और उसका नाम होता है आयनिक बॉन्ड। और सबसे मजबूत बॉन्ड आयनिक केमिस्ट्री के गुरुजी पढ़ाए होंगे, तो आयनिक बॉन्ड ही बन जाता है। और आयनिक बॉन्ड तोड़ने में बड़ा फोर्स लगाना पड़ता है, इसीलिए फ्रिक्शन फोर्स वेरी हाई। समझ आई? तो फ्रिक्शन फोर्स क्यों हाई हुआ? तो यहाँ पे बच्चों हुआ क्या, ओवरलैपिंग ऑफ, क्या ओवरलैपिंग, वह ओवरलैपिंग ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस। इलेक्ट्रिक लाइन के ओवरलैप होने से कौन सा बॉन्ड बना, आयनिक, और आयनिक बॉन्ड बना स्ट्रांग बॉन्ड। इसलिए फ्रिक्शन फोर्स हाई हुआ, क्योंकि इसको चलाने के लिए आयनिक बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा, और तोड़ना पड़ेगा तो फोर्स ज़्यादा लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे बच्चों लिखा फ्रिक्शन, वेरी हाई फ्रिक्शन फोर्स। उसका रीजन क्या है, इसका रीजन वेरी हाई फ्रिक्शन फोर्स का कारण, तो क्या लिखोगे, ड्यू टू आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड कैसे बना, ड्यू टू ओवरलैपिंग ऑफ, ओवरलैपिंग ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस, इलेक्ट्रिक लाइंस, इसकी वजह से आयनिक बॉन्ड बना। अब आप यहाँ पे पूछ, आपको फ्रिक्शन का कोई डेफिनेशन बोले तो आप ये कह सकते हो, रिक्वायर्ड फोर्स टू ब्रेक आयनिक बॉन्ड, रिक्वायर्ड फोर्स टू ब्रेक। वहाँ पे था ब्रेक इंटरलॉक, यहाँ पे है ब्रेक आयनिक बॉन्ड। यही जानना पड़ेगा, यही टीचर पूछेंगे कि क्या होता है वहाँ पे। तो टू ब्रेक आयनिक बॉन्ड, रिक्वायर्ड फोर्स टू ब्रेक आयनिक बॉन्ड। बच्चों आयनिक बॉन्ड स्ट्रांग होता है ना, इसलिए फ्रिक्शन फोर्स ज़्यादा हो गया। आपको समझ में आया यहाँ पे स्मूथ सरफेस, वेरी स्मूथ पे वेरी हाई फ्रिक्शन क्यों है? हाँ, ये आपके मेडिकल में आता है, बायोलॉजी जब पढ़ोगे MBBS, तब टीचर बोलेगा कि स्किन फ्रिक्शन हाई क्यों है, तुरंत बताओगे कि यहाँ पे आयनिक बॉन्ड बन गया, इसलिए फ्रिक्शन फोर्स हाई हो गया। स्किन फ्रिक्शन हाई का कारण क्या है, आगे बढ़ाएं। अब मैं बच्चों, ये वेरी स्मूथ की बात हो गई, आगे बढ़ाता हूँ। अब वेरी स्मूथ तो आपको नहीं पढ़ना है ना, पढ़ना आपको क्या है, रफ। अब वेरी स्मूथ का तो नाम भी नहीं लेना है, अब हम रफ सरफेस पे आ गए। रफ सरफेस, यहाँ पे बच्चों दो तरह का फ्रिक्शन होता है। एक होता है स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन, और एक होता है काइनेटिक फ्रिक्शन। अब काइनेटिक फ्रिक्शन और स्टैटिक फ्रिक्शन में हमें फोर्स जाननी है, काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स और स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स, क्योंकि चैप्टर का नाम फ्रिक्शन फोर्स है। तो अब ये दो फ्रिक्शन फोर्स आता है, स्टैटिक और काइनेटिक। स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स क्या करेगा, काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स क्या करेगा, दोनों फोर्स का अपना काम क्या है। तो अगर आपसे पूछा जाए बच्चों कि स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स क्या करता है, काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स क्या करता है, तो पहली बात तो यही बोलोगे कि भाई अपोज करता है। फ्रिक्शन क्या करेगा, सपोर्ट है। अभी सपोर्ट करता तो उसमें लॉस क्यों होता, तो ये क्या करेगा, अपोज करेगा। किसका, किसका अपोज करेगा, तो स्टैटिक फ्रिक्शन किसका अपोज करेगा, अपोजेज, opposes the cause of
रिलेटिव मोशन, अगर दो बॉडी रखे हुए हैं, कांटेक्ट में हैं, और आप उन दोनों को अलग करने के लिए फोर्स लगाते हो, तो जैसे ही आप फोर्स लगाते हो वैसे स्टैटिक फ्रिक्शन क्या करेगा, आपके फोर्स का विरोध कर जाएगा। इसलिए विरोध कर जाएगा क्योंकि रिलेटिव मोशन वो होने नहीं देना चाहता। तो जब रिलेटिव मोशन कराओगे तो उसका अपोज कर जाएगा। तो किसका अपोज किया, रिलेटिव मोशन का या उस फोर्स का जो रिलेटिव मोशन करा रहा था। स्टैटिक फ्रिक्शन किसका विरोध किया, रिलेटिव मोशन का कि रिलेटिव मोशन कराने वाले फोर्स का, रिलेटिव मोशन का नहीं, रिलेटिव मोशन कराने वाले फोर्स का। मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स का विरोध करता है जो रिलेटिव मोशन करा देगा उसका। ये भी विरोध करता है बच्चों, ये भी करता है। मान लो कि आपके पास ज़्यादा फोर्स है, वो बेचारा विरोध किया लेकिन आपके पास ज़्यादा फोर्स था, आपने रिलेटिव मोशन करा दिया, और जब रिलेटिव मोशन हो ही गया तब स्टैटिक बेचारा क्या किया, वो तो रोक नहीं पाया, रिलेटिव मोशन हो गया, तब उसका दूसरा भाई आ जाएगा, उसका नाम काइनेटिक फ्रिक्शन है। अब वो क्या करेगा, रिलेटिव मोशन होने नहीं देगा क्योंकि सरफेस तो उसी का है। अब वो रिलेटिव मोशन होने का विरोध कर जाएगा। अब ये क्या करता है, फोर्स का नहीं, रिलेटिव मोशन का अपोज करेगा। तो ये क्या अपोज करेगा, रिलेटिव मोशन को बढ़ाएगा कि घटाएगा, पहले जीरो था बाद में भी जीरो करेगा, इसका मतलब घटाएगा। तो यहाँ पे ये क्या करता है, अपोजेस माने ऑलवेज, माने ट्राई करेगा, ट्राई टू मिनिमाइज रिलेटिव मोशन, ट्राई टू मिनिमाइज रिलेटिव मोशन between two surface in contact, between two surface in contact। बच्चों जो कांटेक्ट में दो सरफेस है उसके बीच में रिलेटिव मोशन होने का अपोज करेगा, वो फोर्स का अपोज करेगा और ये रिलेटिव मोशन होने का अपोज करेगा। अपोजेस द रिलेटिव मोशन, काज नहीं रिलेटिव मोशन, और वहाँ काज ऑफ रिलेटिव मोशन और यहाँ रिलेटिव मोशन, दोनों में अंतर आ रहा है, दोनों में बात समझ आ रही है कि डिफरेंस क्या है। तो बच्चों ये काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स और स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स, हम काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स वो तो मैं अब इसको पहले बताऊंगा तब उधर जाऊंगा, पहले हम इसको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। अब इसका काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स को समझने के लिए एक एग्जाम्पल दिखाते हैं आपको। यहाँ पे देखो समझो, एग्जाम्पल ये है बच्चों, जैसे मान लो कि ये जो यहाँ चित्र बना रहा हूँ, ये कोई बेल्ट है, ये बेल्ट है, ये दो पहिया बना दिया, ये व्हील है और ये बेल्ट इसके ऊपर से पार कर गया, ये फिक्स है और ये चल गया। ये बेल्ट हमने एक एग्जाम्पल लिया कि ये ऐसे पुल्ली बेल्ट चल रहा है। अब थोड़ा समझेंगे। अभी ये चल रहा था, इस बेल्ट की स्पीड है, चल रही है, तो स्पीड बच्चों इसका मैंने V0 लिखा, V0 स्पीड से बेल्ट घूम रहा था। इसके बाद एक आदमी, एक कोई बॉडी लेके आया और इसके ऊपर रखना चाहता है। अभी ये कांटेक्ट में आया नहीं है, अभी कोई बात नहीं है, अभी V0 स्पीड से वो घूम रहा है। इसके बाद फिर क्या हुआ कि अब ये कांटेक्ट में आ गया, जैसे ही कांटेक्ट में आया वैसे ही रिलेटिव मोशन हो गया,
क्योंकि अब तो दो सरफेस हो गए और एक चल रहा है और एक चला नहीं, एक चला और एक चला नहीं, अभी रुका हुआ है। अब वो चलेगा ही नहीं, उसको चलाने के लिए फोर्स चाहिए तब चलेगा ना, कैसे चलेगा? वो तो रुका हुआ है और ये चला गया। जैसे ये घटना हुआ वैसे काइनेटिक फ्रिक्शन सो रहा था, जग गया और जग गया कि ऐसा क्यों हुआ कि रिलेटिव मोशन आ गया। अब रिलेटिव मोशन आ गया, दोनों बॉडी के बीच में स्पीड का डिफरेंस आ गया, एक में 0 है और एक में है ही नहीं, एक में स्पीड है और एक में 0 है, तो काइनेटिक फ्रिक्शन आ जाएगा। आते ही वो सबसे पहला काम क्या करेगा, ये जो नहीं चल रहा है उसको कहेगा कि तू रुका क्यों है, तू चल क्यों नहीं रहा है, और ये जो चल रहा है उसको बोलेगा तू चल क्यों रहा, अपनी स्पीड घटा, तो बेल्ट का स्पीड घटवाने लगेगा, जिसमें स्पीड ज़्यादा है उसकी स्पीड कम करने लगेगा और जिसमें स्पीड कम है उसमें स्पीड लाने लगेगा। तो बच्चों ये काइनेटिक फ्रिक्शन का काम हो गया। इसमें स्पीड नहीं है बढ़ाना शुरू करेगा और स्पीड ज़्यादा है घटाना शुरू करेगा, तो अपोज किया ना मोशन का, जिसमें नहीं उसमें लाया और जिसमें है उसमें घटाया। तो फ्रिक्शन फोर्स क्या स्पीड घटाता ही है कि बढ़ाता भी है, ये पेपर में आता है। तो लोग बोलते हैं घटाता भी है, अबे यहाँ बढ़ा दिया, तो बढ़ा भी देता है और घटा भी देता है, वो केवल घटाता है रिलेटिव मोशन। अगर सही है घटाने का तो केवल क्या रिलेटिव मोशन, लेकिन स्पीड बोलेगा तो समझ के बोलना पड़ेगा कि एक का बढ़ाया भी है दूसरे का घटाया भी है, लेकिन हमेशा घटाता है रिलेटिव मोशन। अब बच्चों ये फ्रिक्शन जो आया यहाँ पे काइनेटिक फ्रिक्शन आ गया, इधर आ गया, और यहाँ पे भी काइनेटिक फ्रिक्शन इधर आ गया। अब इसकी स्पीड बढ़ाना शुरू किया, 0 से बढ़ रहा है, 0 से v1 हो गया, और यहाँ पे इसकी स्पीड घटाना शुरू किया, बेल्ट का जो स्पीड है यहाँ पे दिखाऊंगा, इसका भी स्पीड v0 से घटाकर v1 हो गया। ये दो लगा रहा, वो बढ़ाता रहा, ये घटाता रहा, वो घटा दिया और वो बढ़ा दिया। और बच्चों जैसे ही ये बराबर हो गया, जैसे ही स्पीड दोनों की बराबर हो गई, अब बताइए काइनेटिक फ्रिक्शन रहेगा कि चला जाएगा? अब काइनेटिक फ्रिक्शन होगा कि नहीं होगा? जब रिलेटिव मोशन नहीं तो काइनेटिक फ्रिक्शन क्या करेगा? तो काइनेटिक फ्रिक्शन चला गया। अब काइनेटिक फ्रिक्शन चला गया, अब इसका स्पीड भी v1 हो गया, इसका स्पीड भी v1 हो गया, तो फिर ये रुका कैसे है? इसका मतलब काइनेटिक गया तो रुका क्यों? ये रुक क्यों गया? इसका अब कौन आया? स्टैटिक आ गया। तो एक भाई रहेगा, एक जाएगा तो दूसरा जरूर आएगा। अब यहाँ पे कौन सा फ्रिक्शन है? काइनेटिक तो नहीं है, लेकिन बच्चों फ्रिक्शन फोर्स है, पर कौन सा फ्रिक्शन है? स्टैटिक फ्रिक्शन। और ये लिखा है कि इक्वल टू 0 कि नॉट 0? क्या लिखा बताओ? ये नॉट है, मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स इज नॉन जीरो, मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स है, और वहाँ पे काइनेटिक और यहाँ पे स्टैटिक। समझ गए? अब उसकी स्पीड v1 दोनों की रहेगी, चलता रहेगा। तो यहाँ पे ये बात हो गई। तो काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स किधर काम करेगा? समझ में आया? क्या हमेशा ट्राई करेगा रिलेटिव मोशन को घटाने का। जिसका स्पीड ज़्यादा है उसको बढ़ाए, उसका कम करेगा, जिसमें कम है उसको बढ़ाएगा। जब दोनों बराबर है तो काइनेटिक घर चला जाएगा और उसका बड़ा भाई स्टैटिक चार्ज ले लेगा। यही दोनों में समझौता हुआ है। आपको समझ आया? अब चलो आगे बढ़ते हैं। काइनेटिक जैसे अपने हाथ को ऐसे रगड़ो, ऐसे, तो काइनेटिक फ्रिक्शन है कि स्टैटिक? हाँ, ऐसे रगड़े रहो और थोड़ा थोड़ा हाथ को दबाओ, ऐसे दबाओ, ऐसे प्रेस करके रगड़ो, तो क्या हो रहा है? हाथ में टेम्परेचर घट रहा है कि बढ़ रहा है? हाँ, ये समस्या एक आ रही है। अब अगला सवाल यही है कि काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स क्या है और टेम्परेचर बढ़ता क्यों है? टेम्परेचर बढ़ने का कारण, जहाँ भी फ्रिक्शन है टेम्परेचर बढ़ेगा, उसका कारण क्या है उससे जानेंगे। आगे बढ़ाऊँ? अब आगे क्या बढ़ाऊँ, समय ही बढ़ जाता है। अब हम लोग यहाँ पे अगला पॉइंट जो डिस्कस करेंगे, काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स।
देखो इतनी बात पे थोड़ा आप भी समझे रहोगे, हम तब इसे एक्सप्लेन करेंगे। काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स क्या है? काज ऑफ इंक्रीज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ने का कारण क्या है, क्यों बढ़ा टेम्परेचर। और बच्चों अगर बॉडी मोशन में हो तो काइनेटिक फ्रिक्शन, और रेस्ट में है तो स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स ज़्यादा होता है काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स से, क्यों? ये भी एक कारण है कि वाई स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स, आपने पढ़ा होगा ना, म्यू एस और म्यू के, तो म्यू एस ज़्यादा होता है और म्यू के कम होता है। तो यहाँ पे लिखा गया वाई स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स इज मोर, इसका आंसर निकालना है। वाई स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स इज मोर एज कंपेयर टू काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स। कारण है, ये 3 सवाल आपके दिमाग में आ गया। काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स। अब स्टैटिक फ्रिक्शन में जो लिखा है ना, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स इज, स्टैटिक फ्रिक्शन इज मोर एज कंपेयर टू काइनेटिक फ्रिक्शन। फ्रिक्शन लिखो, फोर्स मत लिखो, फ्रिक्शन लिखो। यहाँ पे मैंने लिखा म्यू एस म्यू के से बड़ा, मतलब ये आप जानते हो ना, इसी को समझना है। तो अब हमें 3 बात समझनी है और इसे तीनों बात को समझेंगे अगली क्लास में। अगले क्लास में इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। आपका जो दूसरी वाली क्लास चल रही है सरफेस टेंशन का, कल ख़त्म हो जाएगा, पहले थोड़ी देर में। इसके तुरंत बाद कौन चैप्टर बोला है? वर्क एनर्जी पावर पढ़ाएंगे। और इधर फ्रिक्शन ख़त्म हो जाएगा तो सर्कुलर मोशन, तब आपका यूनिट टेस्ट का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। सही है, ऐसे ही करेंगे कल सिलेबस पूरा, और उसी के हिसाब से पढ़ो और नंबर बढ़ाओ और रिजल्ट ले आओ, सिलेक्शन लो। तो बच्चों ये मैं अब अगले क्लास में एक्सप्लेन करूँगा इसके आगे की बात।